हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष चौथी इकाई और अंतिम इकाई पर हम लोग बात करेंगे। इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सर्वप्रथम हम सिनेमा और साहित्य के संबंध में बातचीत शुरू से लेकर अब तक लगातार करते आ ही रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि साहित्यिक आधार पर किस तरह से फिल्मों का जो रूप स्वरूप है, लेखक लेखिकाओं द्वारा निर्मित कथा के आधार पर फिल्में किस किस तरह से और कैसे कैसे बनी हो, उसमें किस तरह से स्थिति परिस्थितियों को लिया गया। फिर अंतिम उसमें सब हेडिंग्स जो इसका है अंतिम, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो फिल्में हैं, जैसे 4 फिल्मों का यहाँ पर प्रादुर्भाव किया गया है। सर्वप्रथम गोदान और शतरंज के खिलाड़ी। एक आपका देखिए, गोदान जो है वो उपन्यास पर आधारित है और शतरंज के खिलाड़ी कहानी पर आधारित है। उसी के आधार पर हम 2 फिल्मों का और यहाँ पर स्थिति परिस्थितियों की उसमें किस तरह की घटनाओं का प्रादुर्भाव किया गया, वो सारी घटनाओं का हम लोग यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे। जो दूसरे कथन में जो मतलब कहानी जो 2 ली गई है, सर्वप्रथम उसमें तीसरी कसम और रजनीगंधा जो मंडू भंडारी द्वारा रचित कहानी पर निर्मित फिल्म बनाई गई थी। तो इसके बाद हम विषय की पुनरावृत्ति करेंगे। जो जो विषय किसी भी कारणवश किसी बच्चे का छूट गया है या वो किसी तरह से कोई क्लास नहीं ले पाया है, तो उसका यहाँ पर दोबारा से पुनरावृत्ति होगी। केवल फर्स्ट और दूसरी इकाई के संदर्भ में ही मैं बात करूंगी, क्योंकि तीसरी चौथी इकाई से तो पूर्णतः क्लास का जो क्रम है वो भी बढ़ गया था और हम अच्छे से उस पर अपनी बात कर रहे हैं और जान पा रहे हैं कि साहित्य सिनेमा का किस तरह से एक दूसरे से संबंध होता है, वह किस तरह से एक दूसरे का जो रूप स्वरूप है परिभाषित करते हुए अनेक अवधारणाओं विचारों को वहां पर प्रदर्शित करती हुई दिखाई देती है। चौथी इकाई, सिनेमा और साहित्य। सिनेमा और साहित्य कैसे एक दूसरे के पूरक है? क्या सिनेमा साहित्य के आधार पर या उसकी पृष्ठभूमि पर ही टिका हुआ महसूस करता है, या उसके पास अन्य भी कोई विकल्प है या जिनके आधार पर वह अपनी अभिव्यक्ति समय अनुसार प्रस्तुत करता रहता है? तो हम इसमें देखेंगे बेटा कि किस तरह से जो सिनेमा है उसका आधार क्या है, उसका रूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है और इतने सालों में उसमें किस तरह से कैसे परिवर्तन आया, ये मैंने आप लोगों को पहले दूसरी तीसरी इकाई के संदर्भ में पूर्ण रूप से विस्तार से बताने का प्रयास किया है। आज हम इसके संक्षिप्त रूप में बात करते हुए चलेंगे, क्योंकि पूरे सिनेमा का जो इतिहास मैंने आपको पहली दूसरी इकाई के संदर्भ में बताया, उसमें मैंने पूरा विस्तार से उसके बिंदुओं के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जो इन फिल्मों का जो 100 साल मतलब से ऊपर हो गए हैं फिल्मों में, उसमें किस तरह से धीरे धीरे परिवर्तन आया और वो परिवर्तन व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा, उसमें उसमें क्या उसने भूमिका निभाई, क्या सिनेमा व्यक्ति के जिंदगी में भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या अंशतः भूमिका निभाता है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि साहित्य किस तरह से सिनेमा में एक महत्वपूर्ण रूप का वहां पर स्वरूप प्रदर्शित करते हुए दिखाई देता है। जो फिल्में साहित्यिक आधार पर बनी हुई हैं, उनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन जो लेखक है या लेखिका के आधार पर किया गया है, या एक बार कहानी पास ऑन कर दी यानी कि उनको दे दी तो निर्माता निर्देशक अपने आधार पर उस कहानी का जो चित्रांकन है, प्रस्तुतिकरण है, उसको प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। कई लेखक लेखिका तो इसके आधार पर अपने आप को ढालते हुए दिखाई देते हैं, पर कई ऐसे लेखक लेखिका हैं कि उसमें वह किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। जिस तरह से कहानी का जो रूप या आकार उन्होंने वहां पर रूपरेखा के द्वारा नियोजित सुनियोजित किया है, उसी के आधार पर वह उसे दिखाना चाहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कई चीजों को छुपाते या कई चीजों को बहुत ही बोल्ड रूप में भी दिखाने का प्रयास करते हैं, या तो समाज उसे स्वीकृत कर लेता है या उस पर आलोचनात्मक रूप का भी आधार प्रस्तुत करते हुए देखा है। हमने कई फिल्मों में देखा है कि कई फिल्मों में जो जनता है भड़क जाती है, उन्हें इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आता, जो एक तरह से तथ्य सत्य के आधार पर जो कहानी पूर्ण रूप से चित्रित की गई है, उसमें हम काल्पनिक रूप भी भरते हुए दिखाई देते हैं, या
इस तरह की साज सज्जा या इस तरह के शब्दों का वहां पर चयन करते हुए देखते हैं, तो काफी कई बार जो समाज है या उसके जो प्रियजन है वह उसे स्वीकार करने में थोड़ी सी असमर्थता का भाव दिखाई देते हैं। कई बार ये विकराल रूप भी धारण करते हुए दिखाई देता है। तो किस तरह से हम देखते हैं कि सिनेमा और साहित्य एक दूसरे के पूरक हैं या नहीं है? अगर पूरक है तो किन आधारों पर उन्हें इस पूरक होने की मान्यता वहां पर दी गई है? अगर पूरक नहीं है तो क्या ऐसे कारण अकारण या आधार प्रस्तुत किए जिसके कारण व्यक्ति उस पर पूर्ण रूप से आश्रित ना रहकर अन्य गतिविधियों में अपना रूप स्वरूप वहां पर प्रतिपादित करते हुए दिखाई देता है? कहने का तात्पर्य क्या सिनेमा और साहित्य समाज से बंधे हुए हैं या समाज में जिस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है, किस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, किस तरह के आडंबर अत्याचार अनाचारों का प्रयोग इस समाज में व्यक्ति ने झेला है, उसका भोग किया है और किस तरह से वे अपनी रचनाओं के माध्यम से उसकी त्रासदी वहां दिखाने में सफल होते भी हैं या नहीं होते, इन सारे आधारों को आज मैं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूं कि किस तरह से हम देखते हैं कि सिनेमा और साहित्य का संबंध लगातार बनता आ रहा है। क्योंकि हमने अपने विद्वनजनों से या विद्वानों से या विशेषज्ञों के जो आलेख लेख हैं उनके द्वारा हम लोगों ने बहुत पढ़ा है इस बारे में, और उसमें हमारा जो दृष्टिकोण निकल कर आया है कि हाँ, साहित्य सिनेमा एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि हम जिस आईने में अपने छवि को देखते हैं वो कहीं ना कहीं आईना हमारी छवि को पूर्ण रूप से कई बार यथार्थ रूप में परिभाषित करते हुए दिखाई देता है, कई बार उसमें कल्पना के जो रूप है वो भी भरते हुए दिखाई देता है, अनेक प्रकार के रंगों से सुसज्जित भी किया जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम किसी रचना का रचनात्मक रूप लिखते हैं या उसे किसी भी तरह से एक तरह से तैयार करते हैं तो उसमें हम सारे नियमों, जैसे मैंने कल भी बात की थी, सारे नियमों सिद्धांतों के आधार पर हम उस रचना का जो है एक निर्माण नींव रखते हुए वहां पर दिखाई देते हैं। अगर वो निर्माण नींव पूर्ण रूप से सफल नहीं होती तो कई बार हमें बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब लिखता है तो वह पूरे मन से उन चीजों को आत्मसात करके और उनके बारे में पूर्ण रूप से खोज करके उसका रूप स्वरूप लिखते हुए प्रतीत होता है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि कई रचना हम लिखते हैं, कई में हम सफल होते हैं, नहीं होते, हाँ, दर्शकों को पसंद आती है, नहीं आती, क्योंकि सभी दर्शक अलग अलग विचारधारा के हैं और उनकी विचार धारा के आधार पर उनका मन किस और आकृष्ट होता है, किस और प्रदर्शित भाव वहां पर उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि सभी को सभी फिल्में पसंद आ जाए ये जरूरी नहीं है ना। कई बार हम देखते हैं कि एक फिल्म जो काफी प्रसिद्ध फिल्म है वो सभी को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए उन्हें प्रसिद्ध रूप में बार बार दिखाया भी जाता है। जैसे 3-4 फिल्मों का मैंने नाम लिया आप लोगों के सामने, क्योंकि आपकी जनरेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो डीडीएलजे है या कुछ कुछ होता है, या फिर हम ये देखें हम आपके हैं कौन, जो पारिवारिक फिल्में हैं। अगर कई वैसी भी फिल्में हैं तो 3 इडियट भी हम लगा सकते हैं। और आज के उसमें हम देखते हैं पिंक फिल्म भी प्रयोग के आधार पर नवीन विचारात्मक दृष्टि को लेकर उत्पन्न हुई समाज में, और उसमें जो नारी का जो सशक्त रूप वहां पर दिखाया गया, समाज उसे कई बार स्वीकार करता है, कई बार अस्वीकार भी करता है। पर इन फिल्मों के माध्यम से हमें ये जरूर पता चलता है कि समाज में किस तरह का दृष्टिकोण, किस तरह की प्रतिक्रिया समाज में अपना एक दबे स्वर में अपना रूप दिखाती चलती हुई दिखाई देती है। जैसे हमने एक तरह से लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बहुत पढ़ा है या देखा है, या पश्चिमी सभ्यता में उसका बहुत ज्यादा चलन है, पर आज भारतीय सभ्यता में भी हम देख रहे हैं कि बढ़ चढ़ कर उसका प्रयोग किया जा रहा है। और उस प्रयोग में कई बार काफी दुखात्मक स्थिति भी होती हुई दिखाई देती है, कई बार सुखात्मक रूप भी वहां पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि दो अलग अलग विचारों को एक साथ
जीने का जब मौका मिलता है तो उसमें कहीं ना कहीं भेदभाव या विचारों का जो हम कहें विघटन, वो हमें दिखाई देता ही है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, हम जरूरी नहीं कि सामने वाला भी ऐसा ही सोचे, है ना। और ये भी जरूरी नहीं है कि जिन संवादों को सुनकर हमारा मन उत्साह से भर जाता है या दुखपूर्ण स्थिति को वहां पर चित्रित करते हुए दिखाई देता है, दूसरा व्यक्ति भी उसी आधार पर, उसी भाव को के आधार पर उस भूमिका को देखते हुए नजर आए, ये जरूरी नहीं है ना। क्योंकि सबके चेहरे अलग अलग हैं, सबकी विचार अलग है, सबके रहन सहन अलग है, अलग अलग है, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं व्यक्ति के मानसिक पटल पर पड़ता हुआ दिखाई देता है, जो कि उसे आगे की ओर तीव्र रूप से कई बार लिखने के लिए वहां पर आधार प्रस्तुत करता है, कई बार नहीं भी करता है। कई बार हमें वो प्लॉट नहीं मिल पाता जिसके कारण हम किसी कहानी, कविता या किसी का उपन्यास या कोई भी गद्य की विधा का वहां हम रूप स्वरूप प्रतिपादित कर पाए। पर कई बार ऐसा होता है कि जब मन में, जहन में एकदम ही कोई भाव आ रहा हो, अगर तभी आप उसको अपनी लिखने के क्रम में लिख देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी और वह मुड़ता और घूमता दिखाई देता ही है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो सिनेमा के आधार पर जो फिल्में बनी, जैसे कि हम जानते हैं कि जब सिनेमा का जो नींव रखी गई, वो कहीं ना कहीं हम पश्चिमी विद्वानों के आधार पर, पश्चिमी देशों के आधार पर नींव रखी गई। पर अब जब भारत की हम लोग बात करते हैं, हिंदी सिनेमा की बात करते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि सर्वप्रथम जो फिल्में आई वह मूक आधार पर यहाँ पर निर्मित हुई, और वो मूक आधार पर फिल्में जो बनी, उनको समझने के लिए भी वह दृष्टिकोण व्यक्ति के पास होना चाहिए, तभी वह उस विचारधारा को समझ सकता है। तो सर्वप्रथम जो लेखक है, जो निर्देशक है, वह इस तरह की फिल्मों का समायोजन तैयार करता है जो व्यक्ति के बहुत ही निकट दिखाई देता है। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में, आदिकाल में, भक्ति काल में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जो प्रवृत्तियां थी, वो बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर घटित होते हुए दिखाई देती थी। तो उसमें हमने देखा कि जिस तरह से मुख्य फिल्मों का जो आधार प्रस्तुत किया, वो कहीं ना कहीं धार्मिक रूप में प्रस्तुत किया गया, यानी कि जो धार्मिक फिल्में थी उन्हीं को आधार बनाकर जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया, और उसका प्रभाव जनता पर इतना ज्यादा सशक्त रूप से पड़ा कि वह उसको देखने के लिए और ज्यादा एक तरह से अग्रसित हो गए और एक तरह से प्रभावित हो गए कि इनको देखना ही है। देखिए, अग्रेशन या अग्रसित होना सकारात्मक रूप में भी हमें दिखाई देता है और नकारात्मक रूप में भी हमें दिखाई देता है। तो हम यहाँ बारे बात कर रहे हैं जैसे उस समय पर जो मुख्य फिल्में बनी थी, जैसे कि आपको पता है राजा हरिश्चंद्र जो पहली मुख्य फिल्म के रूप में प्रचलित है, या दूसरी हम कहें लंका दहन है, भक्त प्रहलाद है। तो इस तरह की फिल्मों का उस समय में जो चलन हुआ, वे कहीं ना कहीं, क्योंकि समाज सामाजिक रूपों से बहुत ज्यादा पीड़ित था, राजनीतिक दुराभाव भी उन्हें अनेक आधारों पर, अनेक पगों पर, अनेक जीवन की शैलियों पर उन्हें भोगना पड़ रहा था, जिसके कारण वह धर्म के प्रति जो उनकी आस्था, जो श्रद्धा का जो भाव था, वह उन्हें इन फिल्मों के माध्यम से कहीं ना कहीं दिखाई दिया। क्योंकि हम जब बहुत ज्यादा विकट स्थिति में होते हैं तो हम उसे परमात्मा को याद करते हुए दिखाई देते हैं। जब हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं बचते हुए दिखाई देता, व्यक्ति इस तरह से स्थिति परिस्थिति में फंसता हुआ दिखाई देता है, तो वो कहीं ना कहीं पंडितों या मौलवियों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है, और अपने भावों का वहां पर जो अवलोकन या उद्गार पेश करता है, उसके आधार पर जो सामने वाला व्यक्ति है, चाहे वो पंडित है, चाहे वह मौलवी है, या गुरुद्वारे में किसी भी तरह का कोई चलन है, तो उसमें जो हमारे वहां पर एक तरह से धर्म के अनुयायी वहां पर जो बैठे हुए हैं, वो हमें कहीं ना कहीं रास्ता दिखाते हुए दिखाई देते हैं। और वो रास्ता अगर हम मन, तन और विश्वास के आधार पर उसे पूर्ण करते हैं, तो कोई ना कोई हमें मार्ग वहां पर दिखाई दे ही जाता है। क्योंकि हमें कहता है कि बिना गुरु के रास्ता पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो इस संदर्भ में भी कहा गया है कि गुरु केवल शिक्षा के आधार पर ही नहीं है, जो आपको सिखाता है वो आपका गुरु है, जो समय से प्रक्रिया सिखाती है वो भी आपके गुरु के आधार पर आपकी भूमिका वहां पर नजर आती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से
धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जो स्थिति परिस्थिति है उनका उद्देश्य वहां पर निहित होते हुए दिखाई देता था इन फिल्मों के माध्यम से। फिर किस तरह से हमने देखा कि जो सिनेमा है उसमें अलग अलग आधारों पर फिल्मों का जो क्रम रखा गया उससे भी समाज या जनता या दर्शक बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि व्यक्ति उस समय पर घूम फिर कर देखता था कि समाज में किस तरह की स्थिति परिस्थितियां विकट रूप धारण करती हुई नजर आ रही है, और उसी विकटता का जो रूप है वह फिल्मों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास लेखक, कवि या निर्माता, निर्देशक करते हुए नजर आते थे। कहने का तात्पर्य है कि जो सिनेमा है वह आईना है जिसमें हम सब कुछ सुखद पूर्व रूप में देखते हुए दिखाई देते हैं। अगर उस आईने में हमें किसी भी तरह का कोई भी दाग धब्बा हमें अपने चेहरे पर दिखाई देता है तो अपनी छवि को हम धूमिल करते हुए दिखाई देते हैं। तो सिनेमा तो हम 3 घंटे का जो देखते हैं, अब तो इसका जो रूप स्वरूप है बिल्कुल ही भिन्न हो गया है। पहले गानों के आधार पर उसकी जो पूरी कहानी रचते हुए दिखाई देते थे, यानी कि 14 पूरी 3 घंटे की फिल्म में हम 14-15 गाने ही देख लिया करते थे, और उस गानों में हमें जो रस प्राप्त होता था, हम कहें कि एक तरह से एक्टिंग की बात करें तो वो हमें उतनी सुखद नहीं लगती, क्योंकि आज की जनरेशन को वो उतनी सुखद दिखाई नहीं देती जो पहले की है, क्योंकि उसी तरह का उस समाज में चलन दिखाई देता था। क्योंकि वातावरण के अनुसार अगर किसी चीज को परिभाषित किया जाए तो वो कहीं ना कहीं सफल और विकास की ओर अग्रसर होती हुई दिखाई देती है। पर अगर वातावरण के अनुसार बात नहीं करते हैं तो आपका जो शब्दों का या आपके जो उद्देश्य हैं, जो आपके विचार है, जो आपके भाव है, वह कहीं ना कहीं विमुख या विकृत या अन्य और ले जाते हुए दिखाई देते हैं। तो इस आधार पर हमने देखा कि समाज वह आईना है जिसमें हम अपने बीते पलों, स्मरणों और विसंगतियों का अच्छे या बुरे रूप में उन भावों को हम सिनेमा के माध्यम से देखते हुए नजर आते हैं। सिनेमा में भी किस तरह से साहित्य ने अपनी भूमिका निभाई। केवल आज साहित्य अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, जब से सिनेमा बना है तब से साहित्य के, बल्कि साहित्य तो उससे भी बहुत पहले का है, तो उसी से प्रभावित होकर निर्माता, निर्देशक ने उस समय की स्थिति परिस्थितियों का भान करके अपनी फिल्मों को एक नया आधार के रूप में प्रस्तुत किया है। तो कई फिल्में बहुत ज्यादा सफल भी रही, तो कई फिल्में दर्शक या श्रोता को दिमाग से कुछ परे भी, मैंने जाती हुई फिल्मों का शुरू में आपको बताया था कि कुछ फिल्में ऐसी हैं जो समझ से परे हुए दिखाई देती हैं, उनका उद्देश्य हमें समझ में नहीं आता, उस उद्देश्य को हम समझने में असमर्थ होते हैं। निर्माता, निर्देशक तो बहुत अच्छे रूप में मुझे लगता है कि फिल्मों का चयन करके और बहुत ही जांच पड़ताल करके उसका समायोजन, उसको सुनियोजित करते हुए दिखाई देते हैं। पर कई बार हमारी जो बुद्धि है वो उतनी विस्तार भाव से उसे अपना नहीं पाती, क्योंकि हम अपने समय के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार या जो हमने पढ़ा लिखा है उसके अनुसार पर हम अपनी अभिव्यक्ति देते हुए नजर आते हैं, और यही अभिव्यक्ति जब हमें समझ में नहीं आती तो उसमें भ्रम या संदेह का उत्पन्न होना लाजमी है। तो उसी के आधार पर हमने देखा कि इन फिल्मों के द्वारा कई चीजें तो हमें बहुत अच्छे से स्पष्ट आई, पर कई फिल्मों का हमें बिल्कुल भी उद्देश्य समझ में नहीं है, जिसके कारण वो हमें नीरस लगी। और इस नीरसता के भाव के आधार पर हम देखते हैं कि जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं तो उत्साहपूर्ण रूप में हम देखते हैं। आजकल तो रिव्यू आ जाते हैं या किसी के द्वारा हमें पता चल जाता है, पर पहले ऐसा क्रम नहीं था। तो जब भी हम फिल्म देखने जाते हैं, अगर हमें उसमें उत्साह का भाव नजर आता है या उमंग हमें दिखाई देती है तो हमें फिल्म का जो पूर्ण रूप से सार है वो समझ में आते हुए दिखाई देता है। पर जब हमें फिल्म नीरस दिखाई देती है तो उसके कारण हमारे जहन में ऊब उत्पन्न होती है, अर्थहीनता का भाव आता है, और पैसों की, समय की बर्बादी तो दोनों रूपों में दिखाई देती है। जो आज पैसों का जो क्रम है वो भी बहुत बढ़ चढ़ के आया है। पहले 1-2 रुपए में फिल्म देखी जा सकती थी, आज देखिए वही 400, 500, 1000 तक की भी श्रेणी में जो अच्छे अच्छे मॉल हैं और जो आप कहें कि अलग अलग उनमें सुख सुविधाएं दी हुई हैं, उनके आधार पर आप पूरी तरह से एक राजा की तरह फिल्म देखते हुए नजर वहां पर आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सिनेमा
का जो आधार है वह बहुत ही कहेंगे सूक्ष्म से सूक्ष्म बारीकियों को देखकर निर्माता निर्देशक उस कहानी या उस पटकथा को आगे लेकर चलते हैं। उसमें हम देखते हैं कि अनेक विषयों को आधार बनाकर फिल्मों का निर्माण नींव रखी जाती है, पर कई बार ये निर्माण, ये नींव, ये प्रयोगात्मक, ये कथात्मक कई बार सफल होते हुए भी दिखाई देते हैं, कई बार नहीं भी दिखाई देते, क्योंकि जीवन हर रूप में संघर्ष के आधार पर अभिव्यक्त होते हुए दिखाई देता है। अगर उसमें आप यथार्थ का रूप स्वरूप वहां पर दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं आप समाज के, व्यक्ति के निकट होते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप उससे थोड़े से परे होके कुछ ऐसे आधारों को स्पष्ट करते हैं जो समाज में या व्यक्ति उनका ज्ञान नहीं है, तो वह उन फिल्मों में रस प्राप्त करते हुए नहीं देखता है। जैसे हम बहुत सारी फिल्में देखते हैं, कला के आधार पर अभिव्यक्त होती हुई दिखाई देती है, विज्ञान के आधार पर अभिव्यक्त होती हुई दिखाई देती है, साधना, व्यवसाय, वैयक्तिकता के आधार पर भी हम देखते हैं। निर्देशक, कथाकार, फोटोग्राफर, संगीतकार, वादक और तकनीकी का इसमें महत्वपूर्ण स्तर दिखाई देता है, क्योंकि हम जो 3 घंटे की फिल्म है उसके जो पीछे का जो संघर्ष है, जो द्वंद्व है, वो हमारे सम्मुख आता हुआ नहीं दिखाई देता। कि एक शॉट को तैयार करने में ही कम से कम 2-3 दिन, कई बार ज्यादा टाइम भी लग जाता है, तो व्यक्ति कितनी एक तरह से संघर्ष से प्रयास करता हुआ वहां पर दिखाई देता है। पर कई बार हमें वो संघर्ष, वो प्रयास दिखाई नहीं देते, जिसके कारण हम उस फिल्म को उतने रस या उतने आधारों से प्रस्तुत कर अपने जहन में नहीं उतारते हुए दिखाई देते। साहित्य जब सिनेमा में अपनी एक महत्वपूर्ण छवि को अंकित करते हुए दिखाई देता है तो उसका रूप, आकार बदलता हुआ भी दिखाई देता है। देखिए, जब एक लेखक या लेखिका किसी भी कथा या किसी भी पटकथा को जब लिखते हैं तो वह एक तरह से सुनियोजित कर पूरी कहानी अपने जहन में या वातावरण के अनुसार भी कई बार परिवर्तित होती रहती है। कई कहानियां हमारी समझ से परे होती है क्योंकि हमें उसका आधारित स्पष्ट नहीं होता हुआ दिखाई देता, पर कई बार हम देखते हैं कि कहानियों का जो अंत है बहुत ही सुखात्मक, कई बार दुखात्मक होता है। दुखात्मक होता है तो भी सोचने के लिए हम तत्पर होते हैं, और सुखात्मक होता है तो हास्य रूप में या एक तरह की शांति के रूप में भी हम उसे सोचते हुए दिखाई देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कई बार हम उसका रूप रंग बदलते हुए दिखाई देते हैं। जो कथाकार लिखता है और जो निर्माता उसे प्रस्तुत करता है, उस दोनों में फेर बदल हमें दिखाई देता है। इस फेर बदल को हम सिने रूपांतरण या माध्यम रूपांतरण कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसे इस आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है, सिने रूपांतर से हमारा तात्पर्य है किसी विधा को अन्य विधा के रूप में प्रस्तुत करने के बाद जो नई विधा का रूप सम्मत होता है, उसे हम सिने रूपांतरण कह सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारी फिल्में भी हमने देखी है कि कहानी हमने कुछ और पढ़ी है और उसका जो आधार अलग रूप में प्रस्तुत किया है। इसका सर्वप्रथम मैं आधार आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग मैं देती हूँ, आज की पीढ़ी के अनुसार मैं देती हूँ कि पद्मावत जो फिल्म है, हमने जायसी द्वारा रचित पद्मावती जो हमने एक तरह से पढ़ी है, उसमें जो हमने तथ्य, जो हमने एक तरह से प्रासंगिकता का जो रूप हमने उसमें देखा है, वह हमें फिल्म के माध्यम से उतना रस हमें नहीं प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य, अगर आपने पढ़ी होगी पद्मावती, तो उसमें आपने देखा हो, या पद्मावत जो नाम दिया है, पद्मावती तो फिल्म में बता दिया है, पद्मावत मूल रूप से नाम है। और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से राजा जो रतन सेन है, उसकी जो कहानी वहां पर बताई गई है, या उसकी जो पत्नी किस तरह से इस दुविधा को झेल नहीं पाती, अनेक प्रकार के आंकलन करती हुई दिखाई देती है, या कुछ ऐसे दृश्य बदल दिए गए हैं जो उसमें एक तरह से उत्साह या फिर सोचने के लिए बाध्य करने वाले दृश्य उसमें जो हम लोगों ने पढ़े हैं। और अब जो हमने फिल्म देखी है तो उसका बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट रूप वहां पर कर दिया है, और एक केवल आधार को वहां पर प्रस्तुत किया, अन्य आधारों को बिल्कुल ही एक तरह से विलुप्त कर दिया, विमुख कर दिया, जिसके कारण फिल्म मुझे लगता है उतनी चल नहीं पाई, क्योंकि आप सारे फैक्ट
फैक्ट्स को वहां पर डालते तो ज्यादा उसका असर दिखाई देता। तो कहने का तात्पर्य है, तो कई बार फेर बदल करने से कई बार तो नुकसान भी हो जाता है और कई बार सफल भी होता हुआ दिखाई देता है। जैसे 3 इडियट की बात मैं यहाँ पर करूं, जिस व्यक्ति का छोटे बच्चे के रूप में जब आमिर खान ने जो भूमिका निभाई थी, छोटे बच्चे के रूप में जब वह 8 साल या 9 साल या 10वीं तक वह कक्षा में नहीं जाता है और उसके बाद भी उसे इतना ज्ञान प्राप्त होता है। तो मैंने वो देखा था कौन बनेगा करोड़पति में, वो व्यक्ति वहां पर आया था, उसने 10 साल मतलब 10वीं तक कभी स्कूल नहीं गया, केवल घर में ही बैठकर पढ़ाई की और नए नए आविष्कार अपने जीवन में किए। तो कहीं ना कहीं वो तथ्य सत्य हमें दिखाई देते हैं जो पूर्ण रूप से हमने कहानी या उस व्यक्ति से संदर्भित बातों में हमने जाना पहचाना, तो वो कहीं ना कहीं हमें सटीक लगते हुए दिखाई देते हैं। पर जहां पर हमें यथार्थ का थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ ये यथार्थ की पृष्ठभूमि पर इस कथा को सुनियोजित नहीं किया गया है या इस कथा का जो रूप स्वरूप है बदल दिया गया है, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं पीड़ा होते हुए दिखाई देती है। क्योंकि व्यक्ति की इतनी सशक्त विधा को या कथा को वो इस रूप में चित्रित करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे मैंने पद्मावत का यहाँ आपको उदाहरण दिया, जिसके माध्यम से हमने जब पूरा ये एक तरह से उपन्यास के रूप में हमने इसे पढ़ा तो या महाकाव्य के रूप में हमने इसे पढ़ा तो अलग अलग छवियां दिमाग में वहां पर घर करती हुई नजर आई। क्योंकि आप जब बीए एमए के स्टैंडर्ड में होते हैं तब आप ऐसी चीजों को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप काल्पनिक रूप में खोते हुए दिखाई देते हैं कि इस तरह का राजा, इस तरह की रानी उस समय में हुआ करती थी और इस तरह की चीजों का जो एक काल्पनिक या फिर सत्य के रूप में आधार प्रस्तुत किया हुआ कहीं ना कहीं मन को विचलित करता हुआ भी दिखाई देता है। और जब वह विचलितता हमें इस तरह की सिनेमा के माध्यम से देखने को मिलती है तो मन काफी भटक जाता है, बिगड़ जाता है और अनेक रूपों में हम आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं। साहित्य में सिनेमा का जो रूपांतरण है वह वास्तविकता के आधार पर, जिज्ञासा के आधार पर और हम देखते हैं कि उसमें जो व्यवहारिकता है उसके आधार पर अनेक रूपों में वहां पर दिखाई देती है। हम देखते हैं कि 8वें दशक में किस तरह से जो फिल्म का जो रूप स्वरूप है वह धीरे धीरे बदलता गया। यानी कि जिस तरह के सिनेमा में साहित्य के आधार पर कई फिल्मों का जो चयन करके उन्हें परिभाषित या रूपांतरित किया जा रहा था, उसमें अब थोड़ा सा एक तरह से गिरावट आती चली गई, जिसके कारण सिनेमा का जो रूप स्वरूप है वही बदल गया। और उसमें हमने बहुत सारी ऐसी काल्पनिक फिल्में देखी या तिलस्म वाली फिल्में देखी, या हमने जैसे कहते हैं जासूसी कई बार चीजों पर भी फिल्में हमने देखी है। तो कहीं ना कहीं कई बार रोचकता का आधार प्रस्तुत होता हुआ दिखाई देता है, कई बार नीरसता का अभाव भी दिखाई देता है। उस युग के दौरान जो हम देखते हैं कि यथार्थ से विमुख फिल्में बनने लगी थी, 8वें दशक की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। और इसमें जो कहा जा सकता है जो आलोचक है, जो समीक्षक है, उन्होंने इस युग को सिनेमा के आधार पर अंधकार युग कहा गया। मतलब इसके समर्थक में बहुत सारे लोग वहां पर खड़े हुए दिखाई दिए, जैसे विद्वान या विशेषज्ञ या समीक्षक के आधार पर इस तरह की वहां पर टिप्पणियां कसी गई व्यंग के आधार पर। 9वें दशक में कुछ फेरबदल वहां पर दिखाई देता है कि समाज की विचारधारा बदली, समाज में जो जिस तरह की आकांक्षाएं, इच्छाएं बदलते परिवेश के अनुसार उत्पन्न होने लगी थी, उसका प्रादुर्भाव जब किया तो वह यथार्थ रूप में प्रकट होता हुआ दिखाई दिया। जिससे कि हम देखते हैं कि कई बार जो व्यक्ति शहरी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश से शहरी परिवेश में आता है तो वह इस चकाचौंध में कई बार घिरता हुआ दिखाई देता है, कई बार फंसता हुआ दिखाई देता है, कभी उभरता हुआ भी दिखाई देता है। और ज्यादातर हमने जो कहानियां, जो उपन्यास, जो फिल्मों के माध्यम से देखा कि इस चकाचौंध में व्यक्ति ज्यादातर अपने अस्तित्व को खोता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वह ऐसी चमक धमक में अपना जीवन यापन उसने नहीं किया होता और बाहरी जो चमक धमक है वो उसे इतनी आकर्षित करते हुए दिखाई देती है कि वह अपने परिवेश, अपने समय, अपने प्रियजनों सबको भूलता चला जाता है और एक नई दुनिया का वहां पर समावेश दिखाई दिया जाता है, जिसमें व्यक्ति केवल वैयक्तिक रूप से अपने आप
के लिए वहां पर जीता हुआ दिखाई देता है, जो आज के चलन में भी कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है। और वो वैयक्तिकता, वो एकांत व्यक्ति को कई बार रास आते हुए भी दिखाई देता है, कई उसमें उत्पन्न अभिशाप वाली जो बीमारियां हैं उनका भी वह संभोग करते हुए दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सिनेमा और साहित्य का जो आधार अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया गया, उसमें एक नए आधार का जो रूप समाज ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि जब व्यक्ति लिख रहा था तो वह साहित्यिक आधार में अपनी जो एक तरह से रचना को सुरक्षित रखने के लिए, या उसे हम कहते हैं कि दर्शक तक पहुंचाने के लिए वो वहां तक सीमित दिखाई देता था। पर जब ये फिल्मों के रूप में इसका चलन हो गया, तब वह इसमें एक नया आधार प्रस्तुत किया जाने लगा। और जब समाज की भूमिका का जो विकराल रूप हम देखते हैं, सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक या आर्थिक या फिर सांस्कृतिक आधार पर जब हमने फिल्मों के माध्यम से इन मूल्यों को, इन स्थिति परिस्थितियों में जो गिरावट आती चली गई, उससे भी जो व्यक्ति का मनोबल है और एक तरह से उत्साह है, कम होता हुआ दिखाई दिया। तो मैं आगे बात करूंगी सिनेमा का महत्व और आधार। अभी मैंने आपको सिनेमा और साहित्य में किस तरह से एक दूसरे के प्रति वह जो भाव है उसको वहां पर प्रस्तुत किया, उस पर आधारित जो फिल्में हैं उनका चयन किस तरह से किया गया है, क्या उसमें परिवर्तन या बदलाव की जो आधार प्रस्तुत किया गया वह सफलता के कगार तक पहुंचा भी, या उसमें असफलता ने अपना पूर्ण रूप से उसका एक तरह से त्रस्त या उसे एक तरह से बिखराव के रूप में उत्पन्न कर दिया। तो उन स्थिति परिस्थितियों को आगे मैं चित्रित करने जा रही हूँ अगली स्लाइड में। सिनेमा जीवन शैली को प्रभावित करता है। ये हम सब जानते हैं कि सिनेमा कहीं ना कहीं हमारे जीवन शैली को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करते हुए दिखाई देता है। केवल एक आधार की बात मैं यहाँ नहीं करूंगी, हमारे रहन सहन को, हमारी वेशभूषा को, हमारे साज श्रृंगार को, हमारे बोलने के आधार को भी हम देखते हैं कि जो फिल्मी रूप है वो हमें बहुत आधारों से प्रभावित करते हुए दिखाई देता है। हमारे कई बार जीवन के जो अनुभव है, जो विचार है, उनको स्पष्ट करते हुए भी दिखाई देता है। तो कई बार उसमें भ्रमित रूप भी हमें दिखाई देता है, कई बार हमें उनमें कड़वाहट भी उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है, जिनके आधार पर व्यक्ति का जो जीवन है वह नीरसता के अभाव में इतना घिरता चला जाता है कि वह केवल अपने हित और अपनी ही एक तरह से धुरी में घूमता फिरता हुआ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं, मानते हैं कि सिनेमा हमारे जीवन शैली को बहुत रूपों में प्रभावित करते हुए दिखाई देता है। सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों के प्रति हमारी भावनाओं को प्रस्तुत करता है। ये भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, यथार्थ के ऊपर टिकी हुई ये जो बातें हैं कि हम जैसे मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल को अगर दो भागों में विभक्त करते हैं तो उसमें एक वैदिक आता है, दूसरा लौकिक आता है। वैदिक में हम अपने वेद ग्रंथ, उपनिषद या पुराण, कुरान आदि को उसमें देखते हुए नजर आते हैं, जबकि लौकिक में हम रामायण और महाभारत के आधार पर जो लोक की अभिव्यक्ति है उसको प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। तो लोक के आधार पर ही बहुत सारी हमने फिल्मों का रूप स्वरूप देखा है। जैसे मैं लम्हे की बात करूं यहाँ मूवी की, तो उसमें मैंने देखा कि श्रीदेवी किस तरह से राजस्थान की जो पृष्ठभूमि को वहां पर चित्रित किया गया है, या उसके परिधान के रूप में या उसके गीतों के माध्यम से उस एक तरह से राज्य को, प्रांत को, क्षेत्र को, या हम ये कह लें कि उसकी संस्कृति, सभ्यता या परंपरा के आधार पर जो रीति रिवाज होते हैं उनका वहां पर एक बहुत ही अनमोल रूप या अनुपम रूप वहां पर प्रस्तुत किया, जो कि हमारी भावनाओं को, जो राजस्थान के हैं उनकी भावनाओं को वह कहीं ना कहीं एक तरह से गर्व के रूप में वहां पर प्रस्तुत किया है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, क्योंकि ये चार धर्म हमारे समाज में है, चाहे हम आदिवासी की बात करें या दलित की बात करें, सभी, या बंजारों की बात करें या फिर हम अन्य कबीलों की भी बात करें, सब लोग अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों के आधार पर अपने
वातावरण को चित्रित करना चाहते हैं। इसी मुझे बंजारे की बात पर याद आया कि बहुत सारी फिल्में बंजारों पर भी बनी कि किस तरह से बंजारे अपना जीवन यापन करते हैं। सारे जब से जन्म उनका होता है और अंतिम अवस्था तक वह भ्रमण ही करते रहते हैं। मतलब उनके जीवन में तो काफी यात्रा रही हुई होती है, किसी एक जगह पर टिककर वह अपने जीवन को वहां पर जीते हुए नहीं दिखाई देते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, प्रांतों में, देश विदेशों में भी वह घूमते फिरते दिखाई देते हैं, जिससे कि उनकी सभ्यता संस्कृति का जो चलन है, जो प्रचलन है, वह भी सारी और व्याप्त होता हुआ दिखाई देता है। इस पर भी बहुत सारी फिल्में बनी हैं, जैसे धर्मवीर की मैं यहाँ पर बात करूं, पुरानी फिल्म है धर्मवीर। उसमें जितेंद्र और धर्मेंद्र है, जिसमें उन्होंने बंजारों का जो चलन है, बंजारों के जो एक तरह से नियम है और कबीले का जो सरदार है, इस तरह की फिल्में बहुत पहले बना करती थी। आज उसमें थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिल रही है। मुझे ज्यादा याद नहीं है कि ऐसी कोई फिल्म अभी नवीनतम रूप में बनी हो जिसने बंजारों की जो छवि है उनको वहां पर अंकित किया गया है। जबकि हम देखते हैं कि 80-90 के दशक में इस तरह की फिल्मों का बहुत ज्यादा चलन था, जहां सभ्यता, संस्कृति, परंपरा को या रीति रिवाजों को अलग अलग रूपों से दिखाने का प्रयास करते हुए दिखाई देते थे। आजकल तो बदलने का जो प्रावधान है वो बहुत तेजी से चल रहा है, चाहे सभ्यता है, चाहे संस्कृति है, परंपरा है, रीति रिवाज है, हम अपने समय अनुसार, अपने अवसर अनुसार उनको बदलते हुए दिखाई देते हैं। जो ये अवसरवादिता का जो मोह है, ये व्यक्ति के जीवन से छूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अवसरवादिता से हमारा मतलब जहां पर लाभ होता है वहीं पर वह अपने मूल्यों को, अपने अस्तित्व को भी वह दांव पे लगाने से नहीं हिचकिचाते। तो परंपरा, संस्कृति क्या है उनके जीवन में, तो हम देखते हैं कि फिल्मों के माध्यम से हमें ये रूप भी देखने को मिला, जहां पर व्यक्ति अपनी संस्कृति के प्रति उतना सजग नहीं है जितना होना चाहिए, अपनी भाषा के प्रति उतना सजग नहीं है, अपने रीति रिवाजों, अपने लोक साहित्य के बारे में उसे पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। पूर्ण रूप से तो मैं बहुत ज्यादा बोलूं, अंशतः भी नहीं होगा। आज बच्चों आप लोग देखिए, आप संस्कृत में एमए कर रहे हैं, आप बहुत एक बड़ी उपलब्धि है आपके लिए और हमारे लिए भी कि आज हम अपनी प्राचीन भाषा के जो एक तरह से उस पे आधारित अपनी विषय को प्रतिपादित कर रहे हैं, या हम देख रहे हैं कि किस तरह से इन बच्चों के द्वारा संस्कृत भाषा आज भी हमारे समाज में जीवित दिखाई दे रही है। हमारे मूल्य उस स्तर पर दिखाई दे रहे हैं जिस पर हम चलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा यथार्थ और हमारा व्यवहारिक रूप या हमारा जो वास्तविक रूप है, तीनों में हम देखें बहुत बड़ी भिन्नता है, क्योंकि हम तीनों में ही अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि आज का जो व्यक्ति है बहुत ही ज्यादा, हम कहें प्रखर बुद्धि तो नहीं कहूंगी, हम कहेंगे कि चालाक हो गया है, कि वह अपनी स्थिति परिस्थितियों के, सबके बारे में नहीं कह रही हूँ मैं, स्थिति परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को तुरंत बदलते हुए दिखाई देता है। आजकल ये एक कला मानी जा रही है कि आप स्थिति परिस्थिति में कैसे अपने आप को जीवित रख सकते हैं, और जो इस कला का जो पूर्ण रूप से एक तरह से अभ्यास नहीं होता, वह जीवन को रिसते हुए या काटते हुए, समझौता करते हुए भी दिखाई देते हैं, जिससे भी उनकी संस्कृति, सभ्यता और रीति रिवाजों का पता चलता हुआ दिखाई देता है सिनेमा के माध्यम से। क्योंकि सिनेमा के माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें एक तरह से हमारे मन को रस प्राप्त करती हुई दिखाई देती है, अगर हमारी संस्कृति की बात वहां पर होती हुई दिखाई देती है तो। दृश्य श्रव्य ज्ञानेंद्रियों द्वारा भाव को प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, फिल्म के माध्यम से हम दृश्य श्रव्य दोनों रूपों में देखते हैं, जबकि हम साहित्य जब पढ़ते हैं तो केवल हम अपने एक तरह से दृश्य रूप में पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना, क्योंकि वाचन हमें खुद ही करना पड़ रहा है, तो हम खुद ही वाचन उसका कर रहे हैं। तो उस रूप में हम देखते हैं कि सिनेमा के माध्यम से हमें दृश्य श्रव्य ज्ञानेंद्रियों द्वारा हमारे भाव को प्रस्तुत किया जाता है। और ये 5 जो इंद्रियां हैं, हमें किस किस तरह के भाव का जो रस है वह देती हुई नजर आती है। भाव का भी देती है, अभाव का भी देती है, क्योंकि हम देखते हैं ना, कई बार हम फिल्मों को देखकर बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हुए दिखाई देते हैं, और ये जो उत्तेजित रूप है ये हमारे लिए कई बार हानिकारक भी होते हुए दिखाई देता है। कई बार हम आनंद के सराबोर में भीगते हुए भी देखते हैं अपने आप को। तो कहीं ना कहीं जो हमारी इंद्रियां हैं वो कार्य करते हुए दिखाई
देती है, और इन इंद्रियों के माध्यम से ही हम हर चीज को महसूस या अपनी पीड़ा को वहां पर अवगत कराते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो दृश्य श्रव्य रूप है वो हमें काफी प्रभावित करते हुए दिखाई देता है। अब देखिए, अभी कुछ समय से ही पहले ही, यानी कि मुझे 8-9 साल हो गए होंगे या उससे भी मैं कम ही बता रही हूँ, कि फिल्मों या आपके रेडियो में कहानियों का बहुत चलन चला। उन कहानियों को केवल हम सिर्फ सुन रहे हैं, और सुनने के बाद ही मतलब जो नीलेश वर्मा है या शर्मा है, मुझे थोड़ा सा नाम में कास्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है सरनेम में, उसमें वो जब कहानी सुनाता है तो उसमें सारे जो पात्र है हम अपने सामने क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए देखते हैं। मतलब उसमें हमें पूर्ण रूप से हमें ये लग रहा है कि जो कहानी है हमारे सामने ही घटित होते हुए चल रही है। तो वहां पर उस कला का जो रूप है वह यथार्थ रूप में भी हमें समक्ष दिखाई देता है। तो उससे भी हमारे जो मन की इंद्रियां हैं वह जगते हुए दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य है कि सब में ये कला नहीं होती है। जो आप दृश्य के रूप में देख रहे हैं वो तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, पर जो आप केवल सुन रहे हैं उसमें भी आपको पूर्ण दृश्य का भाव वहां पर नजर आ रहा है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। वातावरण के अनुसार जीवन मूल्यों का महत्व हमें फिल्मों के माध्यम से समय समय पर समझाया जाता ही है, और व्यक्ति समझ भी जाता है और नहीं भी समझता। समझने के बाद, क्योंकि 3 घंटे में वह उस रूप को पूरी तरह से जीता हुआ तो दिखाई देता है, पर जैसे ही समय निकलता है तो वह मूल्यों को एक तरह से अपने पास से दरकिनार करते हुए भी देखता है, उससे हटते हुए भी देखता है। क्योंकि वास्तविकता जीवन की कुछ और है। हम जिस जीवन को जी रहे हैं, अगर हम उसमें सभी मूल्यों का पूरा ईमानदारी से वहां पर प्रयोग करते हुए नजर आते हैं तो कई बार हमारा जीवन बहुत ही त्रासदीपूर्ण निकलता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि समय की मांग के अनुसार ही हम कार्य करें तो मुझे लगता है ज्यादा उचित होता है। क्योंकि जो समय और वातावरण के अनुसार नहीं चलते तो वह कहीं ना कहीं पीड़ा को भोगते हुए भी नजर आते हैं। अभी मैं पढ़ रही थी तो उसमें मैंने बहुत ही पुराना एक व्यंग मैंने पढ़ा। उसमें देखा कि किस तरह से एक व्यक्ति, आपने धारावाहिक के रूप में देखा होगा या पढ़ा भी होगा आपने, भोला राम का जीव। उसमें मैंने देखा कि किस तरह से व्यक्ति अपनी ईमानदारी के पथ पर चलते हुए अपने परिवार को पीड़ा देते हुए नजर आता है। आर्थिक दृष्टि से वह इतना हीन अपने आप को देखने लगता है, परिवार वाले देखने लगते हैं कि उनकी समय पर जरूरतें पूरी नहीं हो रही, जो इच्छाएं हैं वह भी पूरी नहीं हो रही, और समय समय पर जिस तरह के रहन सहन या खान पान या वेशभूषा की जो तीव्र इच्छा मन में जगती है उसका भी पूर्ण रूप से अवसर के अनुसार या त्योहारों या उत्सव के अनुसार उन्हें पूरा नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं मन में अनेक प्रकार की जो त्रासदी है वह उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। एक और कहानी जहन में आ रही है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, जिसमें इस तरह के वातावरण के अनुसार जीवन मूल्यों का जो रूप स्वरूप है वो बताने की कोशिश की है कि, और वो फिल्मों जो मैं यहाँ पर नाम बता रही हूँ बेटा, वो कहीं ना कहीं धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत हो गए हैं, फिल्म के रूप में प्रस्तुत हो गए हैं। तो पर्दा, अगर आपने कहानी पढ़ी होगी, यशपाल द्वारा निर्मित कहानी है, उसमें भी इसी तरह के एक मुस्लिम परिवार का चित्रण किया गया जिसमें वह अपनी मान, अपने सम्मान को बचाने के लिए एक पर्दा अपनी ड्योडी पर टांगता हुआ दिखाई देता है, और उस पर्दे के लिए वह कितने विलाप, कितने अत्याचार अनाचार सहता है, और परिवार को भी वह देते हुए नजर आता है। क्योंकि वह समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदल पाया और समय के अनुसार उसी रूप में वह चलता रहा, तो उससे का जो परिवार है वह भी बहुत ही भयानक स्थिति में पहुंच जाता है। जो अपनी हवेली के किस्से व कसीदे वह सुनाया करता था और एक तरह से अपने मोहल्ले को, अपने समाज को उसमें भ्रमित रखता था, पर अंदर की जो आंतरिक जो दशा थी, उस दशा को जब दिशा नहीं मिली तो अंत में उसकी स्थिति बहुत ही जीर्ण शीर्ण रूप में वहां पर चित्रित हुई, जिससे कि मन बहुत ही ज्यादा नम, विचलित, या मन में इस तरह की जो कसावट है
इस तरह का जो बिखराव है वो देखने को मिलता है। एक कहानी और उपन्यास याद आ रहा है मुझे, आधे अधूरे, मोहन राकेश द्वारा निर्मित है ये, और उसमें भी दिखाया गया है कि किस तरह से जो व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहा है, ये मैं मध्यम वर्गीय परिवार की बात ही बता रही हूँ। जब पर्दा कहानी है उसमें एक तरह से मध्यम वर्गीय परिवार से भी निहित व्यक्ति का किस तरह से जब घटता रूप दिखाया है, तो वह किस तरह से अपना आर्थिक जीवन विलाप में जीता हुआ नजर आता है। तो हमने देखा कि किस तरह से व्यक्ति अगर वातावरण के अनुसार, क्योंकि उस समय की मांग यह थी कि क्योंकि उस समय धार्मिक, सामाजिक या आर्थिक स्थिति पर बहुत सारे चीजें वहां पर घटित हो रही थी, और उसका विघटन व्यक्ति या समाज या लेखक नहीं सहन कर पा रहा था, जिसके कारण उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से इस रूप को दिखाया। क्योंकि ये यथार्थ का रूप है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम सभी परिवारों को नहीं जानते हैं, सब समाज में सभी व्यक्तियों को हम नहीं जानते हैं, जिनको जानते हैं उनके दुख का तो हमें थोड़ा सा अनुभव या अभ्यास रहता है, पर अगर हम जिनसे मिले नहीं हैं, जिनसे हमने कभी बात नहीं की, वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और उनका दुखड़ा सुनने के लिए भी हमारे पास समय नहीं होता। पर सिनेमा के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से हम उस त्रासदी को जब देखते हैं तो मन कहीं ना कहीं व्याकुल होता हुआ दिखाई देता है, और ये व्याकुलता हमें जीने नहीं देती। पर हमारी खुद की स्थिति परिस्थिति अगर इसी तरह से है, तो हम अपने दुख को ज्यादा सर्वोपरि रूप में देखते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उसका दुख तो हमें कुछ समय के लिए बाधित कर पाता है, पर अन्य समय के लिए हमें अपना ही दुख जो विकराल रूप धारण कर लेता है, उसका एक तरह से महसूस करते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वातावरण के अनुसार जीवन मूल्यों का जो महत्व घटते बढ़ते क्रम में लोग देखते हैं और उन्हें लागू करते हुए दिखाई देते हैं, तो उससे जीवन का आधार स्पष्ट होते हुए दिखाई देता है इन फिल्मों के माध्यम से। संबंधों के प्रति सद्भाव एवं अवसाद को भी दर्शाती है कि सिनेमा में केवल एक ही आधार को प्रस्तुत नहीं किया जाता, यानी कि एक ही रूप को, एक ही समस्या को प्रस्तुत नहीं किया जाता, उसमें बदलते समाज की जो पृष्ठभूमि है, उसका जो भयानक रूप है वो भी हमें देखने को मिलता है। और ये भयानक रूप हमारे मन को विचलित तो करता है, क्योंकि हम इस तरह के समाज को देखने के लिए, इस तरह के परिवार को देखने के लिए हम एक तरह से तैयार नहीं होते हुए दिखाई देते। देखिए, जैसे हम बहुत सारी फिल्में हमने पारिवारिक फिल्मों के आधार पर देखी, हम हमारा मन एकदम वहां पर प्रश्न करते हुए दिखाई देता है कि ऐसा परिवार होता है क्या, कि जहां पर किसी भी तरह का कोई विघटन नहीं हो, किसी भी तरह का कोई द्वेष नहीं हो, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई उस तरह का संघर्ष नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं है, तो हमें वो फिल्में कई बार रास आती हुई नहीं दिखाई देती। जैसे हम फिल्म बताते हैं इसमें, हम आपके हैं कौन में, मुझे वो फिल्म ठीक है मनोरंजन के आधार पर ठीक फिल्म थी, रस भी उसमें प्राप्त हुआ, और जिस तरह का पूरा एक तरह से चित्रण देखा, तो उनके जीवन में केवल प्रेम के अलावा कोई दुख ही वहां पर नजर नहीं आता हुआ दिखाई देता। पूर्ण रूप से वह एक सुखद फिल्म के रूप में दिखाई दे रही है। केवल एक दो रूपों में जहां दुख आता है, तो वहां पर उसकी पूरी तरह से एक तरह से तैयारी कर ली जाती है कि उसे किस तरह से ढांकना है या उसका ढकाव करना है। पर हम देखते हैं कि जीवन ऐसे नहीं है, जीवन अनेक संघर्षों का जो रूप स्वरूप है उसको चित्रित करते हुए दिखाई देता है, चाहे वह उच्च फैमिली हो या निम्न फैमिली हो या मध्यम वर्गीय आधार पर परिवार हो। तो हम देखते हैं कि उसमें बनते बिगड़ते घटते बढ़ते जो संबंध है, उनका रूप जरूर चित्रण होता हुआ दिखाई देता है। केवल सद्भाव या प्रेम के आधार पर किसी भी के जीवन की कल्पना करना मुझे लगता है बहुत ज्यादा मुश्किल है, और ये मिथ्या के रूप में कहूं तो अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मिथ्या ही लगता है, काल्पनिक ही है कि ऐसा भी कोई परिवार होता है। क्योंकि परिवारों में अगर संबंधों में अगर किसी तरह का द्वेष दुराभाव नहीं है, तो वहां पर हमें थोड़ा सा मन व्याकुल होता है, क्योंकि हमारे जो आसपास के जो संबंध चल रहे हैं उसमें तो इसी तरह का जो रूप स्वरूप है वह चल रहा है ना। क्योंकि अन्य से हम संबंधित भी नहीं है, पर हमने साहित्य में भी इस तरह से नहीं पढ़ा है कि इस तरह से कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखद ही या सुख की राह पर ही अनेक प्रकार के भोग भोगता हुआ दिखाई देता है। जो अवतार रूपी
इस धरती पर पैदा हुए, वे भी भूख मतलब भोग, सुख का जो भोग है वो नहीं भोग पाए। तो इस रूप की जो पारिवारिक फिल्में हैं, संयुक्त परिवार पर आधारित फिल्में हैं, कहीं ना कहीं मन को एक तरह से भ्रमित करते हुए दिखाई देती है। पर कई बार ये फिल्में हमें जीवन का जो रस है वो उसकी ओर भी संकेत देती हुई दिखाई देती है। पर संबंधों के प्रति जो सद्भाव है वह बहुत ही संक्षिप्त रूप में हमें दिखाई देता है। उसमें अवसाद की जो भावना है, और अवसाद में भी अलगाव अगर जुड़ जाए, विषमता विसंगतियां जुड़ जाए, आडंबर, अनाचार, अत्याचार, ये सब अवसाद के साथ साथ चलने वाली क्रिया प्रतिक्रिया है जो परिवार इसको लगातार झेल रहा है। और कहीं ना कहीं इस झेलन में वह अनेक पीड़ाओं से आत्मसात करते हुए भी दिखाई देता है। मैं जैसे भोलाराम की मतलब एक कहानी पर ही मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, व्यंग पर बात कर रही हूँ कि किस तरह से हरिशंकर परसाई ने उस फिल्म का जो, उस धारावाहिक का जो चित्रण किया, फिल्म भी कह लीजिए, धारावाहिक भी कह लीजिए, कि उसमें दिखाया गया कि किस तरह से पौराणिक पात्र और जो वास्तविक जीवन से निर्मित पात्र है उनका समायोजन करके उस भ्रष्टाचार, उस रिश्वत के आधार पर उस धारावाहिक का एक तरह से मंचन किया गया। उसमें दिखाया कि किस तरह से जो पौराणिक पात्र है, यानी कि भोलाराम मर गया है और मरने के बाद भी जो यमराज है उसको वो ले जा रहा था, और ले जाते वक्त रास्ते में ही वह गायब हो जाता है। और गायब होने के बाद जो यमराज है वह बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है। जो देवदूत उसे लेना आता है, और जब वह धर्मराज के पास प्रस्तुत होता है तो वो कहता है कि भोलाराम का जीव कहाँ है, आत्मा कहाँ है। तो वो बोलता है कि मैं तो लेके आया था पर वह रास्ते में ही विलुप्त हो गई। तो इस सब चीज से वे सब लोग बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे में क्या कहते हैं, नारद जी की उपस्थिति वहां पर दिखाई देती है, और नारद जी बोलते हैं कि मैं समस्या का समाधान निकालता हूँ, और उस समस्या के लिए धरती लोक पर जाते हैं। धरती लोक पर जब जाते हैं तो उसके परिवार से मिलते हैं, तो परिवार वाले भी बहुत ज्यादा विचलित हैं कि भाई वो तो मर गए, और जिस तरह की पेंशन के रूप में उन्होंने अपना बहुत ही कष्ट पूर्वक 5 साल निकाले, वो पेंशन अभी तक हमें नहीं मिली। परिवार का जीवन यापन कैसे, मतलब आर्थिक भावनाओं से पूरी तरह से त्रस्त ये कहानी या व्यंग इसमें दिखाया गया। और इसमें दिखाया गया किस तरह से जो पौराणिक और आपके वास्तविक जीवन के पात्र हैं उसमें कितने रूपों में हम भ्रष्टाचार, रिश्वत, या फिर हम देखते हैं कि एक तरह से संवादों को, या फिर अलगाव विसंगतियों को बहुत ही गहरे स्तर पर दिखाने का प्रयास किया है। संबंधों के प्रति जो सद्भाव है वह निरंतर घटता चला जा रहा है। उसमें सद्भाव की जगह जो अवसाद है उसकी जो एक तरह से आंकड़े हैं वो ज्यादा स्तर पर निर्मित होते हुए दिखाई दे रहे हैं साहित्य और सिनेमा के माध्यम से। बदलते समाज का रंग रूप सिनेमा के माध्यम से जानने को हमें लगातार मिलता है, क्योंकि सिनेमा के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें, क्योंकि सब लोग नहीं पढ़ते लिखते हैं, तो आप देखिए, आप अपने विषय के अनुसार पढ़ते हैं, आपके ऊपर दबाव होता है तब आप उसको पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आप अपनी रुचि या अपने आनंद के अनुसार पढ़ते हुए बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें इस बदलते समाज का जो रूप है, परिवेश है या आधार है वह ज्ञात होते हुए दिखाई देता है। तो वह जब सिनेमा में देखते हैं तो कहीं ना कहीं वह समझ जाते हैं कि हाँ, उन्होंने साहित्य में इस रूप को पढ़ा हुआ है, जो उसकी कल्पना इस रूप में दिखाई दी जा रही है। पर कई बार हम जब साहित्य से जुड़े नहीं होते, केवल सिनेमा से जुड़े होते हैं, तो वो भी हमारी व्यवहारिकता को वहां पर दिखाते हुए दिखाई देता है। यानी कि व्यवहारिकता का मतलब व्यवहार में भी हम अनेक प्रकार के जो भेद हैं उनको वहां पर हम देखते हुए नजर आते हैं। अगली स्लाइड में बेटा, कि किस तरह से जो सिनेमा में जो ज्वलंत विषय लिए जाते हैं, या ज्वलंत विषय या जो सामाजिक विषय हैं, जो वास्तविक विषय हैं, जो व्यवहारिक विषय है, उस पर किस तरह से हम अनेक प्रकार के अभावों से, समस्याओं से, परेशानियों से, कठिनाइयों से गुजरते हुए नजर आते हैं। समकालीन दौर की विसंगतियों का अभाव, हम समकालीन से हमारा तात्पर्य यह है कि वह काल जिसमें इन विसंगतियों के आधार पर लेखक, लेखिका या कवि, कवियत्री ने अपने विचार प्रस्तुत किए, वो भी बहुत ही त्रासदीपूर्ण।
समकालीन दौर की विसंगतियों का अभाव, जैसे कि मैं बात करूं, हम मूल्यों पर बात करते हैं, हम विसंगतियों पर बात कर रहे हैं, विषमताओं पर बात कर रहे हैं, क्योंकि समाज कहीं ना कहीं इसके जो अभावों से एक तरह से छूट नहीं पा रहा है, क्योंकि व्यक्ति है तो ये सारे संघर्ष, ये सारी विसंगतियां साथ साथ चलते हुए दिखाई देंगी। तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल से जो ये संघर्ष, ये द्वंद्व, ये अनेक प्रकार की विषमताएं हमारे जीवन को बाधित करते हुए दिखाई दे रही हैं। जीवन इसके कारण अनेक प्रकार से रिश्ते हुए दिखाई दे रहा है, छूटते हुए दिखाई दे रहा है, और इसके समाधान के लिए हम पूर्ण जीवन एक तरह से वहां पर गुजारते हुए दिखाई देते हैं, अनेक प्रकार के वहां पर रूपों का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। तो हम इन फिल्मों के माध्यम से समकालीन दौर की विसंगतियों का अभाव निरंतर देखते रहते हैं। अगर आज से पहले जो आज की फिल्में हैं और आप पहले की फिल्मों को देखेंगे तो उसमें भी यही रूप स्वरूप दिखाया गया है। जैसे मैं गोदान जब आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें आप देखिएगा किस तरह से विसंगतियों का जो चित्रण विषादपूर्ण किया गया है, कि व्यक्ति कितना कई बार निरर्थकता का अभाव वहां पर उसे होता है, और वह किस तरह से अपने जीवन को एक तरह से काटते हुए दिखाई देता है संबंधों के आघातों के कारण। तो हमने देखा कि फिल्मों के माध्यम से इस तरह की विसंगतियों का कहीं ना कहीं अभी तक चित्रण लगातार बने हुआ है, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई है। संघर्ष और द्वंद्व का सार्थक रूप हमें सिनेमा साहित्य दोनों के माध्यम से यदा कदा रूप में प्रस्तुत होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि जीवन संघर्ष और द्वंद्व में होता ही है। आप संघर्ष के साथ द्वंद्व, जैसे कहते हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ चलने वाले हैं। अगर संघर्ष है तो मन में द्वंद्व उत्पन्न होना लाजमी है, और ये होता ही है। तो कई फिल्मों में हमने देखा बेरोजगारी के ऊपर है, कई बार व्यवस्था के विरोध पर है ये संघर्ष और द्वंद्व। कई बार हम देखते हैं प्रेम के संबंध में भी हम ये इस तरह के संघर्ष और द्वंद्वों को देखते हुए नजर आते हैं। माता पिता के प्यार में किस तरह से कमी का जो बदला रूप है वो भी देखते हुए नजर आ रहे हैं। भाई बहनों के संबंधों के प्रति किस तरह से दुराभाव हो गया है, किस तरह से ईर्ष्या द्वेष जन्म ले लेती है, और उसमें व्यक्ति कितना अहित करने से भी पीछे नहीं हटता। तो हमने इन रूपों को भी फिल्मों के माध्यम से देखने का प्रयास लगातार किया है। बहुत सारी फिल्मों के नाम मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब आप एक काम कीजिएगा कि जब भी आप किसी फिल्म को देखते हैं तो उसमें आप अपना नोट करके रखिएगा कि किसमें संघर्ष की सद्भाव को दिखाया गया, किसमें द्वंद्व के आलोचना का रूप वहां पर दिखाया गया है। तो हम देखते हैं कि जितनी भी फिल्में हैं अभी तक बनी हैं उसमें कहीं ना कहीं संघर्ष और द्वंद्व का जो रूप है वह साथ साथ चलते हुए दिखाई देता है। सिनेमा की दशा और दिशा से अवगत, हमें लगातार हम जब ये सिनेमा देखते हैं या पढ़ते हैं या समीक्षकों को पढ़ते हैं, विद्वानों को पढ़ते हैं, या शोधार्थी के लेख शोधालेख पढ़ते हैं, तो हम उनसे ज्ञात होता है कि किस तरह से सिनेमा की जो दशा और दिशा में लगातार परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। कई बार हमें ये सुखद एहसास कराते हुए दिखाई देते हैं इसके जो क्रम है, पर कई बार हम इसकी दिशा से विचलित होते हुए भी दिखाई देते हैं कि सिनेमा के जो निर्देशक निर्माता है वे किस और अपना कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस कार्य में कितनी सच्चाई, कितनी तन्मयता, कितनी रुचि, कितना आधार, उनका रूप प्रस्तुत होता भी है या नहीं भी होता है ना। जैसे बहुत सारी फिल्मों को मैं बता रही हूँ कि कई फिल्में हमें समझ में नहीं आती तो हमें लगता है कि हमारे पैसे वेस्ट हो गए हैं, हमें सर्वप्रथम यही ध्यान में आता है, पर हम ये नहीं देखते कि उस फिल्म को जिस रूप में चित्रित किया है हम उसे समझने का प्रयास, क्योंकि 3 घंटे में हम पुनः दोबारा से सोचने समझने का प्रयास वहां पर नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, जब हम टीवी पर फिल्में देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दोबारा से उन चीजों को समझने की कोशिश लगी रहती है, अगर हमारा विषय है तो। अगर हमारा विषय नहीं है तो हम उसकी ओर देखना नहीं चाहते। 3 घंटे हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद हम उस फिल्म को दोबारा नहीं देखना चाहते। तो सिनेमा का जो दशा और दिशा है सामान्य व्यक्ति नहीं जान पाएगा। जो इसके लिए एमफिल, पीएचडी या फिर पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ेगा वो वहां पर समझ पाएगा कि कितनी गिरावट लगातार आती चली जा रही है, पात्रों के रूप में भी, कथा के रूप में भी कह सकते हैं, और अन्य माध्यमों के रूप में भी हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों का चित्रण हम देखते हैं कि हमारे
देश में बहुभाषी देश है, तो इसमें अनेक प्रकार की जातियां, अनेक प्रकार के वर्ग, अनेक प्रकार के समुदाय अपने अपने आधार पर अपनी अपनी अभिव्यक्ति, रीति रिवाजों, मान्यताओं, परंपराओं, रूढ़ियों, कुरीतियों के आधार पर अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, और उनसे वो बाहर भी नहीं आना चाहते, क्योंकि वातावरण का इतना ज्यादा प्रभाव उनके सर पर चढ़कर बोलता हुआ दिखाई देता है कि वह पढ़े लिखे होने के बाद भी उसी में अपने आप को रखना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे विद्वान यहाँ पर देखे, मैं किसी के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ, पर मैंने देखा कि अगर कई चीजों को कोई व्यक्ति अगर उसे ज्ञान है, बोध है, और वह बताने का प्रयास करता है, तो वे यही कहते हैं कि हमने तो शुरू से ऐसे ही पढ़ा है, हमने तो शुरू से ऐसे ही लिखा है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे। मतलब जो परिवर्तन केंद्रीय हिंदी निर्देशालय द्वारा निर्मित किए गए हैं व्याकरण के संदर्भ में, कि इसमें ये परिवर्तन आज के रूप में, मानक रूप में बताया गया है, पर वो भी वह वो परिवर्तन को नहीं अपनाना चाहते हैं। तो सोचिए, रूढ़ियों और कुरीतियों की तो बात ही बहुत दूर है, हम लिखने के क्रम में भी अपना नहीं पाते हैं, क्योंकि अपने आप को बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम दूसरों को बदलने के लिए संभवतः प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हमें दूसरों में ही अनेक प्रकार की कमियां दिखाई देती है। अपने आंतरिक रूप में या एकांत में हम अपनी कमियों को देखते तो जरूर है, पर हम उसे जग जाहिर नहीं करना चाहते, नहीं उसमें कोई फेरबदल करना चाहते हैं, हम दूसरों में ही दोष निकालते हुए नजर आते हैं। तो सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों का जो चित्रण सिनेमा में या साहित्य में देखने को मिला है, उसमें साथ साथ साहित्य के आधार पर या फिर मैं सिनेमा के आधार पर भी बोलूं, तो उसमें कहीं ना कहीं समाधान का जो उद्देश्य है वह भी निहित किया गया है। पर वास्तविक जीवन में कोई भी व्यक्ति बदलना नहीं चाहता है, वह अपनी दिनचर्या जैसे शुरू करता है, अंत तक यानी कि सोने के क्रम तक वह अपनी दिनचर्या का रूप स्वरूप वैसे ही निर्मित करते हुए दिखाई देता है आने वाले दिन के लिए, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता है। अब देखिए कि एक टूथपेस्ट या अपना किसी भी चीज को बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमने इतने सालों से उसका भोग या उपयोग किया है, तो हम उसे बदलना नहीं चाहते हैं, पर हम सामने वाले को बोलते हैं तुम बदल जाओ, तुम्हारे लिए हितकारी है ना। तो हम एक तरह से भाषण देना या उपदेश देना वाकई बहुत आसान होता है, पर जीवन में जब उसका प्रयोग करना होता है तब उसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयां होती हैं। पर बुद्धि जीवी व्यक्ति कई बार इन चीजों को समझने के लिए प्रयासरत होते हुए भी दिखाई देते हैं, बदलने के लिए भी तैयार रहते हुए दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम हमें अपने आप से शुरू करना है, तब समाज बदलेगा, तब स्थितियां परिस्थितियां बदलेंगी, तब एक नए समाज का जो निर्माण है, जो विकास है, वो होता हुआ दिखाई देगा। और कई फिल्मों में इस तरह की स्थिति परिस्थितियों को दिखाने की भी कोशिश की है, जैसे युवा फिल्म आई थी और उसमें हमने देखा कि किस तरह से व्यक्ति अपनी स्थिति परिस्थितियों से लड़कर एक नए समाज की जो कल्पना है वो करते हुए दिखाई देता है। मैं एक और फिल्म की बात करूं यहाँ पर, मैंने कल ही देखी है क्योंकि अभी भी रिलीज हुई थी, मास्टर मूवी आई है, ये तेलुगु मूवी है जो हिंदी में इसका रूपांतरण हुआ है, और बहुत ही बढ़िया मतलब मैं कहूँ फिल्म है। उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हुए दिखाई देते हैं, किस तरह से पहले वह अपने जीवन की जो उसकी परिभाषा थी वह अलग दिखाई देती है, क्योंकि वातावरण का प्रभाव तो पड़ते हुए दिखाई दिया है, और वातावरण में किस तरह से संबंधों के प्रति जो उसका आधार है उसको भी स्पष्ट किया गया, पर कैसे स्थितियां परिस्थितियां उसे बदलने के लिए तैयार करती हैं। एक छोटा सा हम कहें दृश्य ही व्यक्ति को बदलने के लिए वहां पर तत्पर होता हुआ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो फिल्म दिखाई गई है, जो राधे फिल्म देखी हमने, हमारी हिंदी उसकी बॉलीवुड की, और जो ये हम टॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं, तो उसमें हमें जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। उसमें लगता है कि जो चरित्र व्यक्ति जी रहा है वो वास्तविकता में वह चरित्र को जीता हुआ दिखाई देता है। जिस तरह की स्थिति परिस्थितियां समाज को एक तरह से विचलित करते हुए दिखाई देती है, उस विचलन का वहां पर रूप स्वरूप दिखाया गया है। इस तरह से नहीं कि सब्जी जैसे काट रहे हो वैसे गर्दनें काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, वास्तविकता में जिस तरह से लड़ाई होती है उस तरह से उस लड़ाई को दिखाया जा रहा था। तो काफी मतलब हम कहें कि सफल रूप में इसका चित्रण दिखाई दिया है। अभिनेता ने इस तरह से स्थिति परिस्थितियों को देखा और उसका उपभोग किया या प्रयोग किया,
वह कहीं ना कहीं हम कहें कि अभिनेता या रंगमंच की दृष्टि से या फिल्मकार की दृष्टि से वह काफी सफल होता हुआ दिखाई दिया है। सांप्रदायिक और जातिगत वातावरण को चित्रित करना, हम देख रहे हैं बहुत सारी फिल्मों में या साहित्य में इस तरह के पृष्ठभूमि को लिया जाता है परिवेश के अनुसार, कि किस तरह से हम देखते हैं सांप्रदायिक और जातिगत वातावरण के अनुसार व्यक्ति, जैसे हम सांप्रदायिक के रूप में हम प्रेमचंद के अनगिनत कहानियां देख सकते हैं, कई बार उपन्यास भी हम देख सकते हैं, उसमें सांप्रदायिकता का जो रूप स्वरूप है वह दिखाई दिया है। साथ ही साथ जातिगत भेदभाव के जो रूप है उसका भी वातावरण परिवेश के अनुसार चित्रित किया गया है। बहुत सारे ऐसे उपन्यास है, जैसे मैं 2-3 का नाम लूं, कर्म भूमि है, रंग भूमि है, गोदान है, आपका निर्मला नाटक है, या फिर हम कहें गबन है। तो इस तरह से बहुत सारे रूपों को हम उस समय में देख सकते हैं, जो आज भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसमें परिवर्तन देखने को नहीं मिला। देखिए, जातिगत भेदभाव आज भी हमारे समाज में पूर्ण रूप से व्याप्त है। आप खाने के रूप में, आप बाहर तो उसका प्रदर्शन नहीं करते हुए दिखाई देते, पर आपके मन में, जहन में कहीं ना कहीं इस तरह की जो व्यथा है वह कहीं ना कहीं मन को उकलाती, व्याकुलता करती हुई प्रतीत होती हुई दिखाई देती है। भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश और विरोध का रूप हमने शुरू से लेकर अब तक देखा है। हमने ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जब से व्यक्ति का जन्म हुआ है तब से भ्रष्टाचार हमारे समाज में व्याप्त दिखाई देता है, और ये भ्रष्टाचार समय, वातावरण के आधार पर उपजा यानी कि उपजते हुए दिखाई देता है, कि व्यक्ति की जरूरत तो कभी पूरी होती नहीं है, नहीं इच्छाएं कभी पूरी होती हैं, पर उन इच्छाओं को किस तरह से स्थिति परिस्थिति के अनुरूप वह विकराल रूप में पूरा करते हुए देखता है, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं व्यक्ति के शरीर पर, मानसिक स्तर पर, परिवार पर हमें देखने को मिलता है। इसके मतलब पूरे उसमें नहीं जाऊंगी मैं। भाईचारे और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, इस तरह की फिल्में भी बहुत सारी बनी हुई है, जैसे मैंने आपको कल ही बताई थी, देश प्रेमी है, या देश पर आधारित जो फिल्में हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का जो रूप है, भाईचारे का जो रूप है, राष्ट्र के प्रति समर्पण का जो रूप है, इन फिल्मों के माध्यम से पूरा किया गया। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि 2 आधारों पर हम अपने राष्ट्र को, अपनी भाषा को, जैसे हम देखते हैं कि 14 सितंबर को हम भाषा के प्रति अपने नतमस्तक होते हुए विचारों को विद्वान लोग या विशेषज्ञ लोग प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। वो भाव है उनके मन में, पर जो सुनने वाले हैं, जो कार्य करने वाले हैं, जैसे बैंकों के आधार पर ये क्रिया प्रतिक्रिया की जाती है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि केवल 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है, और हिंदी के प्रति लोगों की जो व्याकुलता है, या जो भाषा के प्रति जो सम्मान है, वो भाव केवल उसी दिन या उस हफ्ते या उस महीने ही जगते हुए दिखाई देता है। अन्यथा वह भाषा के प्रति, कई लोग बोलते हैं कि हिंदी हमारी बड़ी कमजोर है। तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से मैं अचंभित होती हुई दिखाई देती हूँ कि हम सुबह से लेकर शाम तक, जब तक सोते नहीं है तब तक हम, बल्कि सपने में भी हम हिंदी के रूप में ही देखते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही हम देखते हुए भी नजर आते हैं। तो हम पूर्ण रूप से अपना संपूर्ण जीवन हम हिंदी के प्रति समर्पित रखते हुए दिखाई देते हैं, पर जब वाक्य लिखना हो या फिर किसी भी तरह का उद्गार भाव स्पष्ट करना हो या विचारात्मक रूप में बोलना करना हो, तो वहां पर हमारी हिंदी कमजोर होती हुई दिखाई देती है। तो ये थोड़ी सी मुझे विचित्रता का भाव यहाँ पर थोड़ा परेशान करता हुआ दिखाई देता है, कि हम अपनी भाषा के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति क्यों नहीं समर्पित हैं। पुरजोर रूप से समर्पित होना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा अस्तित्व यहाँ पर टिका हुआ है। अगले स्लाइड में बेटा, साहित्य का महत्व, आधार और उपयोगिता। अभी जब मैं सिनेमा की बात कर रही थी, सिनेमा किस तरह से अपने विभिन्न रूपों को, आधारों को लेकर आगे चलता हुआ दिखाई देता है। जो 100 साल की जो फिल्में अभी तक बनी है, उनमें किस तरह के मूल्यों का जो रूप है और जो गुण है, जो आधार है, जो प्रयोगात्मक, कथात्मक रूप से प्रस्तुत किया, उसका भाव मैं यहाँ पर आपको अभी बता रही थी। अब साहित्य का महत्व और आधार और उपयोगिता, कि साहित्य हमारे जीवन में किस तरह से महत्व रखता है, आधार उसका प्रस्तुत करता है, उपयोगिता उसमें निहित दिखाई देती है, उद्देश्य हमें दिखाई देता है। क्योंकि जब से हम जन्मे हैं, हमने जब से
चौथी पांचवी कक्षा से पढ़ना शुरू किया, तब से हम साहित्य के संदर्भ में आ गए हैं। चाहे वह साहित्य किसी भी भाषा के रूप में या विषय के रूप में हमें चित्रित होते हुए दिखाई देता है। साहित्य शब्द का अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सद्भाव है। एक तरह से हम देखते हैं कि हम साहित्य के प्रति कितने समर्पित भाव से उसका समर्पण करते हुए दिखाई देते हैं। अलग अलग विद्वानों के अनुसार हमने साहित्य को देखा और जाना है। जैसे हम साहित्य की बात करें तो हम हर एक लेखक, कवि या कवियत्री के माध्यम से या आलोचक या समीक्षक के माध्यम से उस साहित्य को पढ़कर उसके आधारों को प्रस्तुत करते हुए देखते हैं, और उसमें किस तरह से मन के जो दबी हुई छवियां हैं, कल्पनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वह भी कहीं ना कहीं उफान मारती हुई दिखाई देती है साहित्य के माध्यम से। आपने अगर पढ़ा होगा, आप खुद ही मतलब मैं कहूँ संस्कृत के आगे चलकर विद्वान बनने वाले हैं, तो हमने देखा है कि किस तरह से साहित्य में हमारे जो सिनेमा में भी कई बार चीजें नहीं दिखाई जाती, वो साहित्य के माध्यम से हमें चीजें पता चलती हैं, और समाज का जो विकराल रूप है वो हमें दिखाई देता है। ऐसा विकराल रूप हमें सिनेमा के माध्यम से अंशतः रूप में दिखाई देता है, जबकि साहित्य के माध्यम से हमें विस्तृत रूप से दिखाई देता है, क्योंकि हम बहुत सारे लेखक लेखिकाओं के संदर्भ में आए हुए हैं, क्योंकि हम उनके उपन्यास या कहानी पढ़ते हैं तो हम उनसे जुड़ते हुए नजर आते हैं, और जुड़ते हुए नजर आते हैं तो कई बार हमारी स्वीकृति उनके भावों के साथ, विचारों के साथ एक मत होती हुई दिखाई देती है, पर कई बार हमारी जो भावाभिव्यक्ति है, विचाराभिव्यक्ति है, वे उनके साथ एक मत नहीं भी होती हुई दिखाई देती। कई चीजों से हम एक तरह से पूरी तरह से प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं, पर कई चीजों से हम हटते हुए भी दिखाई देते हैं। तो साहित्य की अनेक विधाएं हैं। जैसे हम जानते हैं गद्य और पद्य दोनों रूपों में साहित्य एक तरह से रचा गया है। हम संस्कृत में अगर हम देखें तो साहित्य को ही मतलब एक तरह से काव्य को ही साहित्य की संज्ञा से अभिहित किया जाता था, पर धीरे धीरे उसमें भी परिवर्तन है। साहित्य को दो भागों में विभक्त किया, गद्य और पद्य में। तो हम देखते हैं कि जो गद्य वाला भाग है या पद्य वाला भाग है, उसमें महाकाव्य, पद्य वाले भाग की बात कर रही हूँ, महाकाव्य और खंड काव्य, या फिर हम देखते हैं कि दोहे हैं, लोको आपकी उक्तियां हैं, या साखियां हैं, कुंडलियां हैं, चौपाइयां हैं, ये सारी आपकी पद्य के रूप में या कविता के रूप में चित्रित होते हुए दिखाई देती है। गद्य के रूप में नाटक, कहानी, उपन्यास और अन्य गद्य की विधाओं का जो रूप है वह हमें प्रभावित समय समय पर करता रहता है। हम केवल कहानी, उपन्यास या नाटक या एकांकी के संदर्भ में ही अपना जीवन यापन करते हुए नहीं दिखाई देते। हम साहित्य में आपके संस्मरण भी है, जीवनी भी है, आपका व्यंग भी है, यात्रा वृत्तांत भी है, आत्मकथा भी है, डायरी भी है, सूचना भी है। अनेक प्रकार के हम साहित्य के रूपों को अलग अलग रूपों में पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, साथ ही हम उसे जानने का प्रयास भी करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे हम प्रेमचंद को जानते हैं, प्रसिद्ध नाम ही मैं यहाँ पर बोल रही हूँ क्योंकि आप भी परिचित होंगे, या हम मलिक मोहम्मद जायसी हैं, या फिर हम महादेवी वर्मा हैं, निराला है, पंत है, या फिर हम ये कहें कि आपके विद्यापति हैं, सूरदास हैं, कबीरदास हैं, भारतेंदु हैं, या रामविलास शर्मा हैं, या फिर हम देखते हैं आपके आलोचक में आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। अनगिनत हम लेखक लेखिकाओं से जुड़ते हुए नजर आते हैं। उनके भावों और उनके अभावों के साथ हम उनसे समन्वय करते हुए दिखाई देते हैं। प्रत्येक युग में साहित्य की सभी विधाओं में कुछ ना कुछ अवश्य लिखा गया है, और ये कुछ ना कुछ जो भाव है ये समय परिस्थिति के अनुसार लिखा गया है, जो उस समय की स्थिति परिस्थितियों को चित्रित करते हुए दिखाई देता है। जब हम जन्मे नहीं थे तब भी हम उस स्थिति परिस्थिति को अगर पढ़ सकते हैं, जी सकते हैं, उसका रस ले सकते हैं, तो एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी रचनाकारों, लेखकों, लेखिकाओं या कवि कवियत्रियों में सबको लेकर चल रही हूँ कि उनके आधार पर हमें पूरे साहित्य का जो ज्ञान है वो हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। अगली स्लाइड में है साहित्य जीवन मूल्य का भाव निर्मित करता है। हम देखते हैं कि साहित्य के द्वारा हम जीवन मूल्यों को समझते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, एक मूल्य है, एक मानवीय मूल्य है, एक जीवन मूल्य है। हम इन तीनों मूल्यों को अपने जीवन में
एक तरह से आत्मसात करते हुए दिखाई देते हैं। और कहीं ना कहीं साहित्य के माध्यम से भी हम देखते हैं कि अनेक रूपों को हम लोगों ने पढ़ा। जैसे अभी मैंने आपको गद्य की विधाएं बताई, या हमने महाकाव्य, खंड काव्य, या फिर दोहा चौपाई जो हम लोगों ने पढ़ी है, वो कहीं ना कहीं हमें जीवन मूल्य का आधार स्पष्ट करती हुई चलती है। और जीवन मूल्यों से हमारा जो एक तरह से तन्मयता है, रुचि है, उसको भी बरकरार रखती हुई नजर आती है। जैसे मैंने कबीर की बात यहाँ पर आपको की थी, कबीर के दोहे आज भी कितने प्रासंगिक दिखाई देते हैं, या हरिशंकर परसाई की जो व्यंग है वो भी आज प्रासंगिक दिखाई देते हैं। या फिर मैं यशपाल की कहानी या उपन्यासों की, या फिर इस तरह के व्यंग की बात करूं, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन के जो मूलभूत जो मूल्य है उनसे रूबरू कराते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि जीवन मूल्य जीवन के रूपों में हमें अनेक आधारों को स्पष्ट करते हुए चलते हुए दिखाई देते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह करता है। जीवन में के निर्वाह करने के समय में किस तरह की जो परेशानियां हमारे समक्ष आकर खड़ी होती है, उन परेशानियों में व्यक्ति कितना झुलसा जाता है, कितना व्याकुल हो जाता है, कितना उसमें कड़वाहट भर जाती है, उसके बाद भी वह संबंधों के आधार पर अपना जीवन यापन करता हुआ दिखाई देता है। पूर्ण रूप से समर्पण का भाव दिखाई देता है जीवन मूल्यों के प्रति। जब तक आवश्यक नहीं होते तब तक हम मूल्य बदलने के लिए वहां पर पुरजोर रूप से कोशिश करते हुए भी नहीं दिखाई देते। पर व्यक्ति अगर मूल्यों के प्रति अपना जो समर्पण भाव है, उसे जो सही मूल्य है उनके प्रति समर्पण भाव रखता है, तो वह जीवन में ना अपना मन दुखाता है, ना औरों का मन दुखाता है। वह जीवन में सबको साथ लेकर चलने के लिए भरसक प्रयास करता है, और वह उसमें कई बार सफल भी होता है, कई बार असफल भी होता है। साहित्य में निश्चित रूप हम देखते हैं कि जो भी हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, या साहित्य में जिस तरह की कोटेशन दी गई होती है, उन कोटेशन में देखिए आज जीवन में कितनी बार हम इन साहित्य को पढ़ते हुए दिखाई दे, लेखक लेखिकाओं को पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ हम उसके जो उन्होंने लिख लिया है या लिख दिया है, उस पर ही हम अपनी टीका टिप्पणी आलोचनात्मक रूप से करने के लिए वहां पर बाधित होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे मैंने भी बहुत सारे किताबों में अपना लेख, आलेख, या अपनी किताबों में मैंने उन चीजों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि साहित्य में निश्चित रूप से हम जो परिपाठी परिवेश या वातावरण को देखते हैं, जो आज का वातावरण है, उसमें भी इसी तरह की विसंगतियों का जो प्रतुभाव है, निश्चित रूप या निश्चित क्रम से हम आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं आया है। जो आया है वह केवल कई बार हम बोलने के स्तर पर नहीं अभिव्यक्त कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी लेखिकाएं ऐसी है जो बोल्ड रूप में अपनी बात कहती हुई नजर आती है। आज व्यक्ति घबराता नहीं है किसी भी बात को कहने के लिए, करने के लिए। वह उसमें अपना जो विचार है वह प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। इसके डीप में मैं नहीं जाऊंगी। आगे है, अगली स्लाइड में है सिनेमा और साहित्य का मतलब किस तरह से संबंध है। अब मैं संबंध बताऊंगी। पहले मैंने आपको सिनेमा के बारे में बताया, साहित्य के बारे में बताया, अब उसके रूप और स्वरूप और उसका महत्व हमारे जीवन में किस तरह से प्रतिपादित होते हुए दिखाई देता है, उसका आधार मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के द्वारा ज्ञापित करूंगी। सिनेमा और साहित्य का संबंध, साहित्यकार की भूमिका, रूप। कहने का तात्पर्य है सिनेमा और साहित्य का जो संबंध है वह प्राचीन काल से ही एक तरह से चलता हुआ, या फिर हम देखते हैं आ रहा है। उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल कभी हमें दिखाई देता है तो कभी हमें नहीं भी दिखाई देता है। कभी कभार हम साहित्य की जो रचना है या लेखक की रचनाएं हैं, उनके आधार पर ही सिनेमा का जो रूप स्वरूप है उसे प्रस्तुत करते हुए नजर आते हैं। उसमें किसी भी तरह का कोई फेरबदल नहीं करते हुए नजर आते हैं। पर इसमें देखते हैं कि साहित्यकार की जो भूमिका है वह एक अलग रूप से हमें दिखाई देती है। क्योंकि साहित्यकार जब किसी चीज को लिखता है तो बहुत ही ज्यादा सोच विचार कर उसको लिखने का क्रम वह रखते हुए दिखाई देता है। वह 6 आधारों पर या 7 आधारों पर या माध्यमों के आधारों पर वह अपनी अभिव्यक्ति पटकथा के माध्यम से लिखता हुआ दिखाई देता है। और वह हर एक पात्र के साथ उस स्थिति परिस्थिति को भी दर्शाते हुए दिखाई देता है जो समाज में घटित घटनाओं के आधार पर प्रस्तुत की जा सके, उसका रूप स्वरूप वह रखते हुए दिखाई देता है। सिनेमा में थोड़ा सा फेरबदल हमें दिखाई देता है क्योंकि वहां पर निर्माता निर्देशक अपने
उसको आकर्षक बनाने के लिए, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए, उसकी साज सज्जा करने के लिए, उसमें अनेक प्रकार के रूपों का समायोजन करने के लिए उसमें अपना एक आधार प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। साहित्यकार सरल भाषा में, क्योंकि क्लिष्ट भाषा या कठिन भाषा बहुत ज्यादा समझ में लोगों को नहीं आती, जो पढ़ा लिखा है वही समझ पाएगा, पर कई बार पढ़े लिखे लोगों को भी उतना ज्ञान नहीं होता कि वह शब्दों के अर्थों के आधार पर उस वाक्य, उस उपवाक्य को अच्छे से समझ पाए। तो साहित्यकार की भूमिका इसमें बहुत ज्यादा कठिन होते हुए दिखाई देती है। उससे ज्यादा सिनेमा जो निर्माता निर्देशक है उसकी भूमिका बहुत ज्यादा कठिन दिखाई देती है, क्योंकि उसे सब चीजों को क्रम रूप से व्यवस्थित करके उसे प्रस्तुत करने का रूप रखना है, उसे श्रोता के आधार पर उस क्रिया प्रतिक्रिया को वहां पर प्रस्तुत करना है। साहित्यकार केवल वातावरण के अनुसार, समय के अनुसार और अपने भावों के अनुसार या अपने त्रासदी के अनुसार उस रचना का निर्माण करते हुए दिखाई देता है। पर निर्माता निर्देशक का जो रूप है, जो कार्य है, वह बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि उसमें सभी रूपों का वहां पर आधार प्रस्तुत करना होता है। कला पक्ष के साथ साथ तकनीकी पक्ष, हम देखते हैं कि कला पक्ष के साथ साथ तकनीकी पक्ष का भी महत्वपूर्ण जो भूमिका है वह निर्देशक के रूप में, वहां पर सिनेमा के रूप में दिखाई देती है, कि कहाँ पर किस तरह के कैमरे का प्रयोग करना है, किस तरह के भावों का, अभावों का, किस तरह की संस्कृति का, सभ्यता का, परंपराओं का, लोक साहित्य का, जो समाज का साहित्य है उसका प्रयोग वहां पर करना है। तकनीकी के आधार पर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजों का जो आधार है वो भी प्रस्तुत करना होता है। इसके डीप में आप अपनी अपनी किताबों के अंतर्गत पढ़ लीजिएगा कि किस तरह की तकनीकी के आधार पर अनेक प्रकार की वहां पर मुश्किलें या कठिनाइयां प्रस्तुत होती, क्योंकि इससे पहले जब मैंने आपको प्रयोगात्मक या स्क्रीन के बारे में बताया था तब मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। सिनेमा और साहित्य दोनों ही कला का माध्यम है, हम ये दोनों अच्छे से हम लोग परिचित हैं कि सिनेमा और साहित्य दोनों ही कला का माध्यम है, जिसके आधार पर हम अपने समाज का जो रूप स्वरूप है वह देखते हुए नजर आते हैं, और उस रूप स्वरूप के माध्यम से उसके महत्व और उपयोगिता को भी हम जानते हुए दिखाई देते हैं, जिसके द्वारा समाज को भिन्न भिन्न रूपों में चित्रित किया जाता है। केवल समाज का जो एक रूप है केवल उसी का आधार प्रस्तुत नहीं किया जाता, समाज में जितने रूप हैं उन सबको अलग अलग आधारों पर, अलग अलग कला, विज्ञान, साधना, व्यवसाय, वैयक्तिक या हम कहें संगीतकार या वादक के अनुसार उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक और सरकारी रूप में सहयोग, हम देखते हैं कि जो सामाजिक और सरकारी रूप में हम देखते हैं दोनों रूपों में उसका प्रयोग किया जाता है। सामाजिक यानी कि समाज के आधार पर जिस तरह के नियम सिद्धांतों का जो प्रयोग है उसका वहां पर आधार प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही साथ सरकारी रूप में मैं इस रूप में कह रही हूँ कि हम देखते हैं कि हमारा समाज नियमों से बंधा हुआ है, और जब भी हम किसी साहित्य का या सिनेमा का निर्माण या किसी भी चीज को प्रस्तुत करते हैं तो उसमें हम देखते हैं सिनेमा में ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि साहित्य कार में या साहित्य में व्यक्ति अपनी रचना के माध्यम से अपनी भावाभिव्यक्ति, अपनी अभावाभिव्यक्ति को तो प्रस्तुत कर देता है, पर लिखने के बाद वह जब वो कृति प्रकाशित होते हुए दिखाई देती है तो उसमें जो श्रोता है वह आलोचना करता हुआ दिखाई देता है। पर यहाँ पर जो सिनेमा के माध्यम से है उसमें सारे दाव पेचों को देखकर वहां पर उसका रूप स्वरूप एक तरह से तैयार किया जाता है। साथ ही साथ हमें सरकारी रूप से भी वहां पर परमिशन लेनी पड़ती है, यानी कि जब भी कोई फिल्म आती है तो वह हम देखते हैं कि एक तरह की सरकारी कमेटी बैठती है और उसमें निर्माता, निर्देशक या अन्य जो सहयोगी पात्र होते हैं, अधिकारी पात्र होते हैं, वह फिल्म को ओके भी करते हैं। कई सीन को हम वहां पर कटते हुए भी देखते हैं, जुड़ते हुए भी देखते हैं। कई शब्दों से हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वहां पर भी हम उसका फेर बदल देखते हैं। इसका उदाहरण मैं दूंगी, मैंने कुछ दिन पहले उस पे न्यूज में भी देखा था कि इसका रूप स्वरूप बताया गया था। जैसे करिश्मा के ऊपर एक फिल्म, एक गाना फिल्मायित हुआ था, प्रस्तुतिकरण हुआ था, उसमें वह बोलती है कि सेक्सी सेक्सी मुझे लोग बोले, उसकी जगह बेबी बेबी आ गया था, है ना। और मेरी मर्जी, इसको भी चेंज
किया गया। तो कई शब्दों में हम देखते हैं गीतों में उन शब्दों को कई बार परिवर्तित कर दिया जाता है, पर कई बार उन्हें परिवर्तित नहीं किया जाता, जिसके कारण कुछ आपत्तिजनक रूपों का वहां पर हमें समावेश देखने को मिलता है। जीवन को विकास देती हुई प्रतीत होती है। सिनेमा और साहित्य दोनों ही जीवन के लिए उपयोगी है, अनमोल है, हमारे धरोहर के रूप में है कि उसे हमें जीवन के जो हमारे क्रम या हमारे जो वर्ष एक तरह से बीते हैं उसमें हमें किस तरह से परिवर्तन देखने को मिलता है, उसका यहाँ पर सार हम देखते हुए नजर आते हैं। और अपनी भावी पीढ़ी को या हमारी जो एक तरह से जिनको ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, उनको भी हम साझा करते हुए दिखाई देते हैं। या सिनेमा के माध्यम से हम स्टूडेंट को, या साहित्य के माध्यम से भी हम स्टूडेंट को अनेक स्थिति परिस्थितियों का वहां पर रूप स्वरूप समझाते हुए दिखाई देते हैं, और जीवन को किस तरह से समय अनुसार हम जीते हुए, परिवर्तित करते हुए और उसमें रस स्थान लेते हुए भी दिखाई देते हैं। तो हम ये कहना गलत नहीं होगा कि सिनेमा और साहित्य दोनों व्यक्ति के लिए उपयोगी है, और समय समय पर दोनों ही उसमें विशेष भूमिका का जो रूप है वह समाहित करते हुए दिखाई देते हैं, और व्यक्ति भी सिनेमा और साहित्य दोनों के लिए समर्पण भाव निर्मित करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि उसी से उसके जीवन का, उसके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकास होता हुआ नजर आता है। आगे आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिए। शांतनु, कोई डाउट है बेटा? शुरुआत से मैम एकदम थोड़ा सा मिस कर गया था मैम, स्टार्टिंग का एकदम से स्टार्टिंग का। अच्छा, जिसमें सिनेमा का जो मैं सिनेमा और साहित्य का जो आधार है वो मैं शायद आप लोगों को बता रही थी। मिस कर गया मैम थोड़ा सा। ओके, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से मतलब रिपीट कर देती हूँ। देखिए, हम देखते हैं कि सिनेमा और साहित्य जैसे एक दूसरे के पूरक हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा भी है, जाना भी है ना। और किताबों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से या विशेषज्ञों के माध्यम से हमें परिभाषाएं अनेक प्रकार से दी गई हैं कि साहित्य किस तरह से व्यक्ति को एक आईना दिखाता हुआ नजर आता है सिनेमा के माध्यम से। पर कई बार हम देखते हैं कि इसमें भी बहुत ज्यादा फेरबदल दिखाई देता है। मैं शुरुआती दौर की बात करूंगी, जैसे मूक फिल्में हमारे सिनेमा में आई, हमारे समाज में आई, साहित्य में इसका जो रूप प्रदर्शित हुआ उसमें धार्मिक आधारों को आधार वहां पर प्रस्तुत करते हुए दिखाई दिया। मैंने 2-3 फिल्मों का नाम लिया था, जैसे राजा हरिश्चंद्र है, लंका दहन है, या भक्त प्रहलाद है। तो इस तरह की फिल्मों का वहां पर उस समय पर चलन हुआ, जो कि मूक फिल्मों पर आधारित थी, और व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति से इतना दुखी, इतना परेशान हो गया था कि वह धर्म के प्रति जो उनकी आसक्ति थी वह बढ़ती चली जा रही थी, जिसके कारण वह एक तरह से आस्थावान, श्रद्धावान होते चले जा रहे थे। क्योंकि धर्म कहीं ना कहीं हमें पीड़ाओं से उभारता भी है, तो कई बार उसमें विकराल रूप भी धारण करते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पर वो पीड़ा का समाधान के रूप में निर्माण, यहाँ नींव रखी गई सिनेमा की। हम देखते हैं कि जो हमारे जो पल गुजर चुके हैं, या हमारे जो हम स्मरण के रूप में याद करते हुए दिखाई देते हैं, या जिन विसंगतियों से हम गुजर रहे हैं, उसमें सिनेमा ने एक अलग सी भूमिका निभाई है। और साहित्य में भी इसका जो रूप है वह विकराल रूप में देखने को हमें मिलता है, क्योंकि पूर्ण रूप से हमने साहित्य अभी तक पढ़ा नहीं है। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि दबावपूर्ण या फिर हमारा विषय अगर हमें आगे प्रेरित करता हुआ दिखाई देता है, तब हम इन चीजों को पढ़ते, लिखते या उनसे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज देखिए, आप सिनेमा से जुड़े हैं तो आप विषय के अनुसार जुड़े हुए हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि सूक्ष्म रूप से हम लोग जुड़े हुए थे, मनोरंजन के आधार पर हम जुड़े हुए थे, इतनी विस्तृतता के भाव से हम लोग नहीं जुड़े हुए दिखाई देते थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा, बताइए आप मुझे, कि आप पहले सिनेमा को इस आधार पर देखते, परखते नजर आते थे जो आज देखते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि
हमें विषय की मांग है, इसके आधार पर हम इसकी अभिव्यक्ति देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन चीजों के बारे में बेटा मैंने शुरुआती में बताया था। पूर्णिमा, कोई डाउट बेटा? राखी, अंजुम, सुन पा रहे हो बेटा मुझे? जी मैम, नमस्ते। नमस्ते बेटा। मैम, वो आपने बोला था ना कि मतलब सोल का जो स्टडी मटेरियल है उस पे हिंदी का स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है आपके लिए, तो अब वो अवेलेबल है, बट हिंदी वाला नहीं है। मतलब कि वो एनुअल मोड वाला दिखा रहे हैं अभी भी स्टडी मटेरियल हमारा। अच्छा, तो सेमेस्टर है सिनेमा पर ही? नहीं, सिनेमा पे नहीं है, कोई अलग पेपर का नाम था। हिंदी का ये शायद है, बट नाम पेपर का बिल्कुल चेंज है। मैं आपको पीडीएफ डाउनलोड करके भेज सकती हूँ वो, पर मतलब हिंदी सिनेमा से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ अभी भी अवेलेबल नहीं है। और एग्जाम तो होंगे ही जुलाई में, तो कैसे करें हम लोग? बेटा अभी ना सब कुछ बंद है। चलो मैं बात करके देखती हूँ डिपार्टमेंट के हेड से कि इस प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन हो पाए, तो मैं आपको शाम तक ग्रुप में बता दूंगी। अगर किसी भी तरह की कोई मतलब क्रिया प्रतिक्रिया मुझे नजर आई या अगर मुझे मिल गया तो मैं आपको तुरंत आपको भेज दूंगी बेटा, जिससे आप कुछ पढ़ जी मैम, पाओ। जरूर। जी हाँ मैम, मैम। पीडीएफ की बहुत जरूरत है हाँ, मैम। नहीं बेटा, तो थोड़ा सा आप भी प्रयास करो, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि चीजें समय अनुकूल नहीं हो पा रही है। तो जो आपके अपने एफर्ट्स हैं, देखिए आजकल हमें गूगल के माध्यम से, मैंने ये जिक्र शायद आपको किया भी था कि आप इस तरह से कुछ चीजों को क्रमबद्ध रूप से देखने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए पेपर्स तो होंगे, अगर मटेरियल किसी भी कारण नहीं मिल पाया तो क्या आप पेपर नहीं देंगे? पेपर तो देने पड़ेंगे ना बेटा। तो हमें अपनी तरफ से भी प्रयासरत रहना चाहिए। और कुछ मेरे पास हैं किताबें, मैं तुम लोगों को कोशिश करती हूँ कि कुछ कुछ उसके पीडीएफ आपको पास ऑन कर दूं, जिससे आप थोड़ा बहुत मतलब जान पाए। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके, जो आज पढ़ाया समझ में आया बच्चे? हाँ जी जी मैम। मैम। ठीक है, जी और मैम, किसी का कोई डाउट बेटा? हाँ शांतनु, कुछ कहना चाह रहे हो यही कह बेटा? रहा था, पीडीएफ अगर मैम कर देती तो मैम, पीडीएफ अगर हो जाए तो मैम कोई अच्छा होगा मैम। पीडीएफ अगर बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा हम सब पे, अगर पीडीएफ नहीं होगा। बेटा, ये मेरा मतलब कर्तव्य है कि मैं आप लोगों को पास ऑन कर दूं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एक दो दिन में, मुझे एक दो दिन का तो समय चाहिए बेटा, जो जो मेरे पास उपलब्ध है वो तो मैं आपको पास ऑन कर दूंगी। और साथ में ही मैं वहाँ के हेड से बात करती हूँ कि इस तरह का मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जिससे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकलेगा बेटा। थैंक यू तो मैम। ये आपकी बात ना वहां तक पहुंच रही है, ठीक है? ये आप मान के चलिए, यस मैम। क्योंकि जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना बेटा, ये आपकी बात वहां तक पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं अब उस पे आपके वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न बेटा? क्लियर है सबको? हाँ या ना में उत्तर दो बेटा। जी मैम, क्लियर है। ओके, कल हम लोग कल नहीं 26 को है ना, 26 को हम लोग साहित्यिक रूप से जो फिल्में बनी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ के बारे में आप भी जानकारी लेके आइएगा, क्योंकि जब हम विचार विमर्श करते हैं ना बेटा, तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अभी तक हम रूबरू नहीं हुए हैं, केवल ऑनलाइन के माध्यम से ये टेक्निशियन जो स्टाफ है इनकी बदौलत आज हम लोग बात कर रहे हैं और आपसे इस तरह से चर्चा भी कर रहे हैं। पर जब तक विचार विमर्श किसी चीज के विषय में नहीं होता, तब तक उसका जो आधार है वो अच्छे से स्पष्ट नहीं हो पाता। तो कुछ फिल्मों के बारे में आप जानकारी लेके आइएगा जो साहित्यिक आधार पर निर्मित हुई है, ठीक है? जी मैम। ओके, और किसी का कोई डाउट नहीं है अभी? क्योंकि लास्ट के 10 मिनट इसलिए रखे जाते हैं कि आपके डाउट्स मैं क्लियर कर पाऊं।
राखी का कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया? मैम इसका लेखन प्रारूप मिल जाएगा क्या सर थोड़ा सा हम लोगों को? बेटा ये यानी कि क्लास जैसे रिकॉर्डिंग वाली है और ये रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच जाएगी। नहीं, ये तो मिल जाएगा मैम। जैसे कि हिंदी में प्रश्नों का समाधान देना थोड़ी सी तकलीफ हो, मतलब दिक्कत होती है मुझे मैम। अगर ऐसा कुछ समझ- प्रारूप होता तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाता मैम। दोबारा से बोलो, आवाज में थोड़ा सा डिस्टरबेंस थी जो मुझे समझ में नहीं आया। उत्तर कैसे देना है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है मुझे मैम। अच्छा, तो कंफ्यूजन किस चीज का बेटा? जब भी आप किसी विषय को पढ़ो ना, तो सर्वप्रथम आप देखो कि आपसे क्वेश्चन क्या मांग कर रहा है। अगर आप उसकी मांग के अनुसार आप उसको पूरा करते हो तो उसमें अंक आपको बहुत ज्यादा मतलब उसको अर्जित कर पाओगे आप लोग। जैसे आपने जी विषय मैम। को अच्छे से समझ लिया है ना। पूछा गया है कि सिनेमा का इतिहास बताइए, प्रश्न क्लियर है? जी जी। तो इतिहास तो आपको बताना है, उसमें आपको समय सीमा नहीं बताई है कि इस समय से उस समय तक बताना है। तो आप उसको 10-12 बिंदुओं में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि 100 वर्ष से ऊपर हो गए हैं तो प्रत्येक हम 10 साल का जो मान के चलते हैं उसके आधार पर उसका वर्णन आप लोग कीजिए। और साहित्य, सिनेमा और साहित्य का संबंध पूछते हैं तो पहले सिनेमा का अर्थ बताओ, साहित्य का अर्थ बताओ, दोनों में किस तरह से फेर बदल हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं, बदलाव हुए हैं, फिर एक दूसरे के पूरक कैसे हुए वो, क्योंकि पूरक ऐसे ही नहीं बना जाता ना बेटा। यानी कि एक के एवरेज में दूसरे का अगर कार्य नहीं बनता है या नहीं चलता, तब एक दूसरे के पूरक हम वहां पर घोषित करते हुए दिखाई देते हैं। जी मैम। तो क्वेश्चन को ना बेटा समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप विषय को समझेंगे नहीं तब तक उसका उत्तर देने में असमर्थता का भाव होगा ही होगा। जी मैम। और लास्ट वाली क्लास में ना हम कुछ प्रश्नों के बारे में जिक्र करेंगे, कुछ का मटेरियल आप कलेक्ट कीजिएगा, यानी कि क्वेश्चन आप कलेक्ट कीजिएगा, कुछ मैं करूंगी, तो उससे हमारा अच्छा मतलब समायोजन बैठ जाएगा। जी मैम। ठीक है? ठीक है और मैम, धन्यवाद मैम। ठीक है बेटा, नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा। चलो आप क्लास यहाँ पर बाइंड अप करें। ठीक है मैम, बंद कर दीजिए। ठीक है, सबकी तरफ से पूछ रही हूँ, किसी का और कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नो मैम। ठीक है। मैम एक बात पूछना। हाँ मैम शांतनु मैम पूछो। बात ये पूछना, अभी आपने बोला कलेक्ट मुझे करने हैं, आपने बोला कि कलेक्ट करने कुछ हमें, हम कलेक्ट क्वेश्चन हमें कलेक्ट करने क्या, मैं हाँ, समझा नहीं क्वेश्चन क्योंकि जब क्वेश्चन। तो हम विचार विमर्श कर पाएंगे ना। हाँ मैम, हमें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग समझ नहीं पा रहे इसमें क्वेश्चन हम कैसे कलेक्ट करेंगे मैम, थोड़ा बताइए मैम हमें। चलिए मैं ही कलेक्ट कर लेती हूँ और मैं आपके जो हमने ग्रुप बनाया है उसमें मैं भेज दूंगी, उसे आप पढ़ तो लेंगे ना? यस मैम पढ़ तो लेंगे। पढ़ के हम विचार विमर्श कर सकते हैं, है ना? प्रणाम मैम, प्रणाम। ठीक है बेटा, चलिए अब क्लास माइंड अप करते हैं, 26 को मिलते हैं। यस मैम। अपना बहुत ध्यान ठीक है, रखिएगा। आप भी मैम। ठीक है प्लीज। बेटा।